7 मार्कर के आंसर कैसे लिखे जाते हैं, तो उसके लिए जरूरी क्या है कि आप 7 मार्कर तो थोड़ा सा लिखना सीखें। संसदीय शासन प्रणाली के गुण और दोष लिखिए। ये किसकी कॉपी है? अमित कुमार सोनी, जो 2019 में डिप्टी कलेक्टर बने थे 11वीं रैंक के साथ, और 2021 में वो 2nd रैंक के साथ डिप्टी कलेक्टर बने, उनकी कॉपी है। ये कॉपी किसकी है? तो ये इस बार की फर्स्ट रैंकर अंकिता पाटकर जी की कॉपी है। अंकिता पाटकर जी की कॉपी में देख लेते हैं। संपूर्ण बैच चल रहा है। संपूर्ण बैच के अंतर्गत प्रतिदिन की आंसर राइटिंग करवाई जाती है, और उस आंसर राइटिंग में आज दूसरा दिन है, तो उसके संदर्भ में हम चर्चा करेंगे। आंसर राइटिंग की अगर इस प्रक्रिया में देखें तो पहले हमको ये समझना होगा या सीखना होगा कि हम यहाँ पे जो कर रहे हैं वो बेसिक आंसर राइटिंग हमें पता हो। तो इसके लिए जो आज का प्रोग्राम था उसमें आपको क्वेश्चन पहले ही भेजे जा चुके थे, है ना। यहाँ पे क्वेश्चन आपको भेज दिए थे, और वो क्वेश्चन आपको 2 मार्कर के भेजे थे। 2 मार्कर के टोटल 9 क्वेश्चन भेजे गए थे। 9 क्वेश्चन किन टॉपिक के दिए गए थे? तो जो टॉपिक आप पढ़ चुके हो, मतलब जो टॉपिक कहाँ पे, जो टॉपिक आपने कल पढ़े होंगे, कल हमारी जितनी भी क्लास हुई थी, तो उतनी सारी क्लासेस को के आंसर हमने यहाँ पे आपको दिए थे। तो आई थिंक आप सभी साथियों ने उनको लगा लिए होंगे, और उनके सारे प्रश्नों को आपने कवर कर चुके होंगे। अब इसको हमें क्या करना है, 1 मिनट। कुछ सारे साथी जो ऑनलाइन में जुड़े गए हों, तो वह एक बार कमेंट करके बता दीजिए कि क्या आपको मेरी आवाज प्रॉपर तरीके से आ रही है, या कोई इश्यू तो नहीं है कहीं पे, है ना। जो भी साथी जुड़े हुए हों वो बताइए, है ना। तो कल हमने जो देखा था इसमें चीजें, वो क्या चीजें देखी थी? कल हमारा जो ऑब्जेक्टिव हो रहा था कि हमने आंसर राइटिंग को समझा था कल अलग अलग सेशन में। कल बेसिक हमने समझा था कि 3 मार्कर को कैसे लिखना होता, 2 मार्कर को कैसे लिखना होता, 7 मार्कर को कैसे लिखना होता, और 10 मार्कर को कैसे लिखना होता। उसमें हमने स्पेसिफिक जो देखा कल, वो 2 मार्कर को देखा था। तो मैंने चूंकि कल आपको 2 मार्कर लिखना बताया, मैंने कल आपको 2 मार्कर लिखने बताया कि 2 मार्कर कैसे लिखते हैं। तो वो 2 मार्कर के क्वेश्चन आपको दिए थे। राष्ट्र क्या है, राष्ट्र और देश क्या है, राष्ट्र की उत्पत्ति कैसे हुई, है ना। एएल ब्राउगर के अनुसार समग्र क्या है, समष्टि और व्यष्टि समाजशास्त्र क्या कहते हैं, समाजशास्त्र का जनक क्या है, मनुष्य सामाजिक प्राणी है, भारतीय समाज में असमानताओं की चर्चा कीजिए, समाजशास्त्र किसे कहते हैं। ये प्रश्न आपको दिए गए थे। ये प्रश्न आपको क्या है, दिए गए थे। उम्मीद है आप सभी ने लिखा होगा। देखिए, लिखना जरूरी है। आप कितना ही क्लासेस सुन लो, कितने ही आप सेशन सुन लो कि ऐसा लिखा जाता है, ऐसा लिखा जाता है, ऐसा लिखा जाता है, लेकिन अल्टीमेट तरीके से जब तक आप पेन नहीं उठाओगे, अल्टीमेट तरीके से आपकी जो स्थिति है वो जैसी पहले थी वैसी ही रहेगी। जब आप लिखना शुरू करोगे, जब आप कुछ ना कुछ लिखोगे, तो लिखने के बाद आपका मोटिवेशन बढ़ेगा। आपको गलतियां होंगी, पहले दिन आप उसमें कुछ गलत लिखोगे, लेकिन बाद में उसमें क्या होगा, सुधार होगा। तो ये आपकी जो कॉपियां आ रही हैं, धीरे धीरे बाकी साथी भी अपनी कॉपियां ग्रुप में भेज देंगे। तो इन कॉपियों को जैसे ही सभी कॉपी आएंगी, तो कल तक इनको प्रॉपर तरीके से चेक करके आपको ग्रुप में वापस से भेज दी जाएगी। ये सारी कॉपियां कैसे मिलेंगी? तो ये ग्रुप में चेक करके भेज दी जाएंगी। अब जो चूंकि अभी हमें आंसर राइटिंग के जो बेसिक है, उस आंसर राइटिंग के बेसिक में हमने अभी तक क्या किया, तो आंसर राइटिंग के है ना, आंसर राइटिंग के बेसिक में हमें क्या करना कि जब हम आंसर राइटिंग के बेसिक पढ़ रहे हैं, तो आंसर राइटिंग के बेसिक में अभी हमने बेसिक 2 मार्क का कल समझा था। तो आज पहले आपकी कॉपियों को देखने से पहले मैं आप सबकी कॉपियों को देखूंगा, और इनके मॉडल आंसर पे चर्चा करेंगे कि भाई इनके क्या क्या आंसर हो सकते हैं। राष्ट्र में क्या डेफिनेशन लिख सकते हैं, राष्ट्र और देश में अंतर, कल मैंने देश तो बताया नहीं, लेकिन बेसिक कॉमन सेंस है यार। राष्ट्र और देश में अंतर, तो उसमें अंतर अपन देखेंगे। मैं आपको वहां पे बताऊंगा कि राष्ट्र शब्द की उत्पत्ति कैसे हुई। ये कल हमने पढ़ लिया था, ये कल हमने पढ़ लिया था, उस पर अपन चर्चा करेंगे। लेकिन आज पहले चर्चा कर लेते हैं कि जो 5 मार्कर के उत्तर होते हैं, वो 5 मार्कर के उत्तर कैसे लिखे जाते हैं, 5 मार्कर के आंसर कैसे लिखे जाते हैं, उन पे हम थोड़ा सा चर्चा करेंगे कि 5 मार्कर जो आंसर है वो कैसे लिखे जाते हैं। तो आज का जो हिस्सा है, वो पहला हिस्सा हमारा क्लास का होगा कि 5 मार्कर के आंसर को कैसे लिखे जाते हैं। देखते हैं, उसके बाद समय बचा तो इनको कवर करेंगे, नहीं तो इनको अगले सेशन में कवर करेंगे। बात समझ गए? तो आप उत्तर लिख के अपना भेजिए। ये अभी बड़ी गलत बात है कि बहुत कम लोगों ने उत्तर लिख के भेजा है, क्योंकि वापस से दिक्कत क्या होता है, वापस से दिक्कत कि भाई सब व्यक्ति चाहते तो हैं, सोचते तो हैं कि हम पढ़ेंगे, हम उन चीजों को कवर करेंगे, लेकिन जैसे ही उनको उत्तर लिखने को आता, क्वेश्चन नहीं बनता, कॉन्फिडेंस नहीं आता, तो वो नहीं लिखते हैं। तो आप इनको लिखिए। जब आप इनको लिख के भेजेंगे,
तो फिर आपकी कॉपी चेक होकर मिलेगी। ये काम क्या है, आपके ऊपर ज्यादा डिपेंडेंट है, क्योंकि क्वेश्चन दे दिया, पढ़ाने वाला पढ़ाएंगे, ईमानदारी से पढ़ाएंगे, पूरा जेन्युइन तरीके से पढ़ाएंगे, लेकिन आप नहीं लिख के भेजोगे तो आपका डेवलपमेंट नहीं हो पाएगा बेटा। तो इसके लिए हमें कोशिश क्या करना कि हर दिन लिखना है, हर दिन उनमें से अपन को बेहतर करके करना है। बाकी जिन लोगों को भेजते जा रहा है वो बहुत बढ़िया है, उन पे बात करेंगे, अभी इन पे बात करेंगे, आज के उत्तरों पे बात करेंगे, लेकिन आज के उत्तरों पे बात थोड़ी सी बाद में करेंगे। आज के उत्तरों पे बात थोड़ी सी बाद में क्यों करेंगे, क्योंकि कल अगर मैं आपको 5 मार्क के या 7 मार्क के क्वेश्चन दूं तो आपको पता होना चाहिए कि 7 मार्क के आंसर कैसे लिखे जाते हैं। तो 7 मार्क के आंसर कैसे लिखे जाते हैं उसके लिए जरूरी क्या है ना, 7 मार्क के आंसर कैसे लिखे जाते हैं, तो उसके लिए जरूरी क्या है कि आप 7 मार्क को थोड़ा सा लिखना सीखें कि भैया 7 मार्क के आंसर कैसे लिखे जाएंगे और हमें उन आंसरों को कैसे लिखना है, ये आप जब थोड़ा थोड़ा तरीके से सीखेंगे तो और बेहतर होंगे। तो जो साथी जुड़ गए हैं, सोनू जी, खुशबू जी या कबीर जी, आप सभी को गुड मॉर्निंग, है ना। वापस से आज की स्टार्ट करते हैं। तो आज पहला टॉपिक हम क्या ले रहे हैं, आज पहला टॉपिक हम ले रहे हैं कि 5 मार्क की आंसर राइटिंग कैसे करना है। 5 मार्क की आंसर राइटिंग कैसे करेंगे उस बात पे हम डिस्कशन करेंगे कि भाई 5 मार्क की आंसर राइटिंग कैसे किया जाता। कल हमने एग्जाम के पूरे पैटर्न को समझा था कि एग्जाम का पैटर्न क्या है, पेपर 1, पेपर 2, पेपर 3, पेपर 4, 5 और 6 कैसे होता है, उस बात को हमने समझने का प्रयास किया था कि ये कैसे लिखा जाता है। उसके बाद अगर हम देखें तो हमने सिलेबस कट कैसे डिजिटल होता है, कैसे उसमें कितने मार्क के क्वेश्चन आते हैं, 2 मार्क के कितने क्वेश्चन आएंगे, 7 मार्क के कितने क्वेश्चन आएंगे, 10 मार्क के कितने क्वेश्चन आएंगे, ये सारी चीजों को हमने देखा था। साथ ही साथ हमने देखा था कि जब भी आप आंसर राइटिंग करेंगे तो आंसर राइटिंग के 2 बेसिक एलिमेंट होंगे। आंसर राइटिंग के 2 बेसिक एलिमेंट होंगे, एक बेसिक एलिमेंट होगा कंटेंट, दूसरा बेसिक एलिमेंट होगा प्रेजेंटेशन। तो एक आपको कंटेंट को देखना, एक आपको प्रेजेंटेशन को देखना, और कंटेंट और प्रेजेंटेशन ये दोनों बेसिक एलिमेंट ही आपकी पूरी की पूरी सिलेबस को पूरा के पूरा जो आंसर राइटिंग स्किल्स है उसको बढ़ाने में मदद करते हैं। तो 2 बेसिक एलिमेंट होते हैं, पहला हमने कंटेंट देखा, दूसरा हमने क्या देखा, प्रेजेंटेशन। अब हम यहाँ पे देख रहे हैं ये 2 मार्कर में कंटेंट कैसे होना चाहिए, 2 मार्कर में प्रेजेंटेशन कैसे होना चाहिए, ये बात हमने देखी थी। तो 2 मार्कर में कंटेंट और प्रेजेंटेशन कैसे होना चाहिए, उससे पहले हमने क्वेश्चन को बांट लिया था। हमने क्वेश्चन को कैसे कैसे बांट लिया था, हमने उसमें बांट लिया था कि 2 मार्कर में नाउन टाइप के प्रश्न कैसे होंगे, डेफिनेशन टाइप प्रश्न कैसे होंगे, थीम टाइप प्रश्न कैसे होंगे, सिंगल लाइन प्रश्न कैसे होंगे, डिफरेंशिएट टाइप प्रश्न कैसे होंगे, कंपेयर टाइप प्रश्न कैसे होंगे। ये 2 मार्कर के प्रश्नों को हमने यहाँ पे देख लिया था। दूसरी तरफ हमने क्या देखा यहाँ पे, दूसरी तरफ उनका हमने देखा कि भाई इनको जब लिखते समय प्रेजेंटेशन और कंटेंट कैसे होना चाहिए, इन चीजों को कल हमने यहाँ पे देखा था। ये हमारा पूरा टॉपिक कल कवर हुआ था। अब हमारा आंसर राइटिंग किसके संदर्भ में, तो आज हमारा जो सेशन है ये सेशन स्पेसिफिक होगा कि 5 मार्कर की आंसर राइटिंग कैसे की जाती है। बात समझ गए, तो आज के टॉपिक का नाम है, आज के टॉपिक का नाम है 5 मार्कर की आंसर राइटिंग कैसे की जाती है। जब 5 मार्कर की आंसर राइटिंग की एक बार हम बात कर लेंगे तो फिर होलिस्टिक तरीके से हम कल जो प्रश्न देंगे वो 2 मार्कर के भी देंगे, 5 मार्कर के भी देंगे, है ना। जैसे आज आप लोगों को थोड़ा कॉन्फिडेंस आया होगा, आपने कॉपी लिखा होगा, तो कल मैंने जितना बताया उसके आधार पे मान लो 9 क्वेश्चन दिए, 9 में से 5 भी लिखे, तो धीरे धीरे कॉन्फिडेंस आएगा। एकदम से मत सोचना, एकदम से मत सोचना कि यार ये व्यक्ति तो ऐसे लिखते थे, हमसे तो ऐसे लिखते नहीं बन रहा है, ये लोग तो इतना बेहतर लिख दे रहे हैं, दूसरे की कॉपी देखोगे, तो वो नहीं करना, धीरे धीरे सीखना। दूसरा, ग्रुप में एक दूसरे की कॉपियों से सीखना। एक व्यक्ति जो आपने अच्छा लिखा है वो ग्रुप में दूसरा व्यक्ति और बेहतर लिख रहा होगा, उससे सीखना। आपने कुछ कम नहीं लिखा होगा, आपके कोई साथी ने अच्छा लिखा होगा, उससे सीखना। क्योंकि अपने ग्रुप में जैसे मैंने बताया कॉपी एक साथ आ रही है ना। जैसे आपने जो लिखा तो आपने क्या किया, यहाँ पे कॉपी भेजी, तो सब व्यक्ति, जैसे ये व्यक्ति इनकी कॉपी देख सकते हैं, ये इनकी कॉपी देख सकते हैं, इनकी कॉपी देख सकते हैं, और भी लगातार जैसे ग्रुप में बढ़ते जाएंगे लगातार, तो यहाँ पे क्या होते जाएंगे, बाकी लोग भी जोड़ते जाएंगे। बाकी लोग जब जोड़ते जाएंगे तो फिर उससे क्या होगा, है ना, बाकी लोग जोड़ते जाएंगे तो एक दूसरे से सीखना, एक दूसरे से इम्प्रूव करना। क्योंकि हमारा जो ज्यादातर मतलब आंसर राइटिंग प्रोग्राम का यही इनिशिएटिव होता है, यही सबसे बेहतर होता है कि हम एक दूसरे से लर्न करते हैं। लर्न करने की कई सारी प्रोसेस है। पहला कि आपने जो क्वेश्चन लिखे हैं वो क्वेश्चन के आंसर मैं आपको बताऊंगा, तो क्वेश्चन के आंसर को आप उसमें अपडेट करना। दूसरा, आंसर को अपडेट करने के बाद आपकी कॉपी चेक होकर आपको इंडिविजुअल मिलेगी, तो आप उस कॉपी में देखना कि आपकी कॉपी में क्या कमेंट हमारे द्वारा किया गया। तीसरा, इसके बाद आप अब दूसरों से सीखना कि बाकी लोगों ने यहाँ पे क्या एक्स्ट्रा किया, क्योंकि आप जितना सीखोगे उतना ही बेहतर इंप्रूव करोगे। तो ये मेरा
यहाँ पे कुछ कहना था। अब यहाँ पे जो व्यक्ति 5 मार्कर की हम क्लास चालू कर रहे हैं, तो 5 मार्कर में ऐसे लोग जो अभी जुड़े हुए हैं, है ना, ऐसे लोग जो अभी क्लास में जुड़े हुए हैं, खासकर एप्लीकेशन के माध्यम से जो साथी जुड़ गए हैं, तो एप्लीकेशन वाले साथी एक बार कमेंट करके बता दीजिए कि क्या आपको मेरी आवाज प्रॉपर तरीके से आ रही है। जो भी एप्लीकेशन के साथी यहाँ पे जुड़े हुए हैं, वो एक बार वहां पे चैट में जाके कमेंट कर दीजिए कि आप लोगों को भी आवाज और बाकी चीजें क्लियर आ रही है ना, ताकि हम इसको कंटिन्यू करें। तो 7 मार्कर की अगर हम देखें, है ना, 7 मार्कर की हमें सारी बात करना, तो 7 मार्कर की जब बात करते हैं, तो 7 मार्कर में भी जैसे कल जाना था कि जब भी हमेशा आपका, चाहे वो कोई सा मार्कर हो, चाहे वो 2 मार्कर हो, चाहे वो आपका 7 मार्कर हो, चाहे वो आपका 10 मार्कर हो, हमेशा आंसर राइटिंग में दो बेसिक चीज होगी। आंसर राइटिंग में दो बेसिक चीज होगी। एक बेसिक चीज होगी कि आप वहां पे क्या करेंगे, एक बेसिक चीज होगी आपका कंटेंट। एक बेसिक चीज क्या होगी, आपका कंटेंट। दूसरा, वो कंटेंट को आपने कैसे लिखा है, तो उसको अपन क्या बोलते हैं, कंटेंट का प्रेजेंटेशन। उस कंटेंट को अपन क्या बोलते हैं, कंटेंट का प्रेजेंटेशन बोलते हैं। तो ये दो बेसिक चीज होती है कि भैया एक तो आपका कंटेंट हो, दूसरा आपका प्रेजेंटेशन हो। इन दोनों का सामंजस्य को ही हम आंसर राइटिंग बोलते हैं। अर्थात आंसर राइटिंग इज ए कॉम्बिनेशन ऑफ द कंटेंट एंड प्रेजेंटेशन। आप जब कंटेंट और प्रेजेंटेशन को सही अनुपात में, सही तरीके से प्रेजेंट करते हो, तो वही आपकी जो है वो आंसर राइटिंग कहलाती है। तो अब इसमें जब आपकी बात अगर हम करें, आपकी बात अगर हम करें कि जो आपका, है ना, जो आपका 7 मार्कर है, तो इसमें कंटेंट और प्रेजेंटेशन कैसे होना चाहिए। तो कंटेंट और प्रेजेंटेशन के लिए हम इसमें दो चीजें लिखते हैं। कंटेंट और प्रेजेंटेशन के लिए अगर हम देखें, तो उसको थोड़ा सा सिंपल भाषा में इनिशियल में ही बता देता हूं, बाकी उसको बहुत डिटेल में आगे अपन चर्चा करने वाले हैं। क्या बोला कि भाई कंटेंट का मतलब होता है कि आप क्या लिखते हो, है ना। ये आगे हम देखेंगे कि आपके द्वारा अपने 7 अंक के उत्तरों में क्या लिखा गया, क्या लिखा गया, इससे अपन क्या बोलते हैं, कंटेंट। आपने अपने जो उत्तर लिखा, उस उत्तर में आपने क्या लिखा, इस क्या लिखे जाने को आप क्या बोलते हो, है ना, क्या लिखे जाने को आप क्या बोलते हो, कंटेंट बोलते हो। एक बात। दूसरी बात हमारा क्या होता है, दूसरी बात होता है हमारा प्रेजेंटेशन। प्रेजेंटेशन का मतलब होता है कि हम उसको कैसे लिखते हैं। कैसे लिखते हैं, तो आप आज से एक बात अपनी गांठ बांध लीजिए। 7 मार्कर के उत्तरों को जब अपन लिखते हैं, तो 7 मार्कर के उत्तरों में, है ना, 7 मार्कर के उत्तरों में क्या होना चाहिए, तो 7 मार्कर का प्रेजेंटेशन का बेसिक फंडा है कि प्रश्न के 3 हिस्से होना चाहिए। पहले 7 मार्कर में कितना लिखना होता है, तो 7 मार्कर में जो शब्द सीमा दी गई है, वो आपको 60 शब्द सीमा दी गई है। वो आपको कितनी शब्द सीमा दी गई, 60 शब्द सीमा दी गई। आप इसको कितना लिख सकते हो, तो 60 शब्द सीमा को आप 60 से मैक्सिमम 70 शब्दों तक ले जा सकते हो, है ना, 60 से 70 शब्दों तक ले जा सकते हो। ये 70 शब्द आपको कितने देर में लिखना है, 60 से 70 शब्द कितने देर में लिखना है, तो 60 से 70 शब्द आपको 3 मिनट में लिखना है। आपको 3 मिनट में लिखना है। ये बात मैं क्यों बोल रहा हूं, क्योंकि हमारे पास जो समय है वो बहुत कम रहता है, तो हमें यहाँ पे 3 मिनट में लिखना होता है। क्या अनुपात चलता है आंसर राइटिंग का, तो 1.5 घंटे में जो 30 क्वेश्चन होते हैं, 1.5 घंटे में। ये थोड़ा सा मैं वापस से एक नई चीज आपको बता रहा हूँ कि टाइमिंग क्या होगी, पूरा पूरा आंसर राइटिंग जो है, तो इस आंसर राइटिंग में टाइमिंग क्या होना चाहिए। तो आंसर राइटिंग की टाइमिंग को थोड़ा सा अपन देख लेते हैं, है ना। आंसर राइटिंग की टाइमिंग को थोड़ा सा यहाँ पे देखते हैं कि भाई आंसर राइटिंग के लिए टाइमिंग क्या होना चाहिए, है ना। मुझे आप बताइए कि पेन कौन सा आपको बेटर लग रहा है, ये वाला पेन बेटर लग रहा है या ये वाला पेन बेटर लग रहा है, कौन सा पेन जहां पे लग रहा है। क्योंकि अभी क्या है, थोड़ी सी चीजें मैं, ये वाला बेटर लग रहा है। एक बार अपन इसको सेट कर लेते हैं। पूरा व्हाइट पेन आना चाहिए इस पे। तो कौन सा पेन बेटर लग रहा है, एक बार मुझे कमेंट करके आप लोग बता दीजिए, ताकि मुझे लग रहा है कई बार ये रेड पेन में आपको दिक्कत हो रही होगी। कल कुछ व्यक्तियों के बाद में कमेंट आया था कि सर रेड पेन, तो एक बार आप कमेंट करके बता दीजिए कि आपको कौन सा पेन बेटर लग रहा है, कौन से पेन में बेटर दिखाई दे रहा है। ये आप लोगों के कमेंट से मुझे पता चल जाएगा, है ना। ये आप लोगों के कमेंट से मुझे पता चलेगा कि कौन सा पेन आपको बेटर लग रहा है ना। या इसमें अगर हम देखें, तो येलो, आई थिंक ये येलो वाला ज्यादा बेटर है ना। ये येलो वाले में आपको बेहतर तरीके से दिख पाएगा, है ना। येलो वाले में आपका जो होगा वो बेहतर तरीके से दिख पाएगा। ठीक है, तो इसको हमने यहाँ पे देखा।
अब आपका, हाँ आई थिंक बेहतर दिख रहा है, कोई दिक्कत नहीं, इसको रिज्यूम कर लेंगे तो येलो वाले में बेहतर दिख रहा है ना। तो हमारा वापस से कि समय की क्या अवधारणा है, पहले मैं समय पे आता हूँ कि इसमें पूरा समय का पूरा नियम है जो मैंने आपको बताया था कि पीएससी में कोई भी क्वेश्चन ऐसे नहीं होते हैं जो आपसे नहीं बनेंगे। हर क्वेश्चन का आंसर आप दे सकते हो, हर प्रश्न का आंसर आपसे बनता है, ऐसा ही होता है पीएससी में। लेकिन हाँ, येलो वाला बेटर लग रहा, हर क्वेश्चन का उत्तर आपसे मिलता है, लेकिन उसमें कंसर्न क्या होता है, लेकिन उसमें कंसर्न क्या होता है कि समय सीमा में 3 घंटे में उसको पूरा कवर कर पाना मुश्किल होता है। तो टोटल पेपर जो होता है वो आपका 3 घंटे का होता है। टोटल पेपर कितने घंटे का होता है? 3 घंटे का होता है। इसमें से 1.5 घंटे के 2 स्लॉट होते हैं, अर्थात 90 मिनट के 2 स्लॉट होते हैं। 90 मिनट के 2 स्लॉट के अनुसार पहले स्लॉट में आपको कितना लिखना होता है? तो 2 मार्कर के 15 क्वेश्चन लिखना होता है। 2 मार्कर के 15 क्वेश्चन, 7 मार्कर के 10 क्वेश्चन आपको लिखना होगा। साथ ही साथ जो आपके 10 मार्कर है, 10 मार्कर के आपको 5 क्वेश्चन लिखना होगा। तो आपने क्या देखा कि 2 मार्कर के 15 क्वेश्चन, 7 मार्कर के 10 क्वेश्चन और 10 मार्कर के 5 क्वेश्चन आपको लिखना है। तो इसमें समय का अनुपात क्या होना चाहिए? तो मेरे अनुसार आप समय का अनुपात जो माने, मेरे अनुसार जो समय का अनुपात माने, तो वो समय का अनुपात कितना है ना, वो समय का अनुपात जो रहेगा, वो समय का अनुपात कितना रहेगा, है ना, वो समय का अनुपात कितना रहेगा? तो समय का अनुपात जो रहेगा वो आपका होना चाहिए, वो आपका होता 20, 30 और 40 मिनट। 20 मिनट, 30 मिनट और 40 मिनट का समय का अनुपात होता। 20 मिनट में क्या लिखा जाना चाहिए? तो 20 मिनट में आपके 2 मार्कर के प्रश्न लिखे जाना चाहिए। 20 मिनट में आपके 2 मार्कर के प्रश्न लिखे जाना चाहिए। 30 मिनट में आपके 10 मार्कर के प्रश्न, 7 मार्कर के प्रश्न लिखे जाना चाहिए और 40 मिनट में आपके 10 मार्कर के प्रश्न लिखे जाना चाहिए। तो इस अनुसार एक प्रश्न को लिखने में कितना मिनट मिला? तो 1.5 मिनट के आसपास मिलेगा। एक प्रश्न को लिखने में 1.5 मिनट भी नहीं मिलेगा, उससे भी कम मिलेगा, है ना। 1.2 मिनट यानी लगभग 1.5 मिनट के आसपास का समय, वो 22.5 मिनट हो जाएगा 1.5 मिनट में, अर्थात 90 सेकंड और 80 सेकंड में, है ना, 80 सेकंड में आपको 2 मार्कर के उत्तर लिखना। अब आपने आज उत्तर लिख के भेजे, तो आप बताओ कि आप में से कितने लोग 80 सेकंड में एक उत्तर को लिख पाए थे। तो 2 मार्कर के उत्तर कितने में लिखना? तो 2 मार्कर के उत्तर एग्जैक्ट 80 सेकंड में लिखाना चाहिए। 7 मार्कर के उत्तर कितने में लिखाना चाहिए? तो 7 मार्कर के उत्तर आपको 3 मिनट में लिखाना चाहिए, क्योंकि आपको टोटल 30 मिनट में कवर करना। तो 7 मार्कर के उत्तर कितने में लिखाना चाहिए? 3 मिनट में लिखाना चाहिए। और अगर हम उसको देखें 10 मार्कर के उत्तर, तो 10 मार्कर के उत्तर हमें 8 मिनट में लिखाना चाहिए। 10 मार्कर के उत्तर हमें कितने मिनट में लिखाना चाहिए? 8 मिनट में। तो ये टाइम मैनेजमेंट है, इसको भी आप कहीं पे नोट कर लो, क्योंकि जैसे ही आप लिखने जाओगे तो आपको कंफ्यूजन उत्पन्न होगा, है ना। जैसे ही आप लिखने जाओगे तो आपको कंफ्यूजन उत्पन्न होगा कि भाई हमसे बन रहा है नहीं बन रहा है। तो आप उसमें थोड़ा सा क्या करेंगे, आप उसमें क्या करेंगे, थोड़ा सा आप ये टाइम मैनेजमेंट को करेंगे। टाइम मैनेजमेंट को क्या करेंगे कि भाई हमें 2 मार्कर के जो उत्तर लिखना है वो 80 से 90 सेकंड, 90 सेकंड में कर सकते हो। एक आध प्रश्न छूटेगा तो वो 90 सेकंड हो जाएगा। 3 मार्कर के जो प्रश्न है उनको 3 मिनट में लिखना है। 8 मार्कर जो आपके 10 मार्कर के प्रश्न है उनको 8 मिनट में लिखना है। ये बात जरूरी क्यों है? क्योंकि आपको टाइम लिमिट में सारी चीजों को ध्यान रखना। तो पहला तो हमने देखा कि भाई आपके 2 मार्कर जो वाले प्रश्न है वो आपके 90 सेकंड, मान लो कि 90 सेकंड में आपको लिखना, मतलब 1.5 मिनट में। 7 मार्कर के जो प्रश्न है वो 3 मिनट में लिखना। और आपको बार बार रिपीट कर दे रहा हूं यही बात में वापस, कि आपके 10 मार्कर के जो प्रश्न है उनको 8 मिनट में लिखना है। ये मैंने आपको यहाँ पे एक अप्रोच बताई कि भाई आपको कितना समय देना है एक अप्रोच के बाद। तो अब इस अप्रोच में जब आप 3 मिनट में लिखें तो किन किन चीजों को ध्यान में रखें? 3 मिनट में लिखते समय आपको कंटेंट और प्रेजेंटेशन दोनों पे काम करना होता है, कि आपने कंटेंट पे भी काम किया, आपने प्रेजेंटेशन पे भी काम किया। तो कंटेंट और प्रेजेंटेशन पे कैसे काम किया जाएगा, कंटेंट और प्रेजेंटेशन पे कहां से काम किया जाएगा, उस पर हम थोड़ा सा देख लेते हैं, बात कर लेते हैं। तो कंटेंट और प्रेजेंटेशन का मतलब यह है कि प्रेजेंटेशन का मतलब कि आप अपने उत्तर को कैसे लिखते हो। तो जब भी आप 7 मार्कर के उत्तर लिखोगे, 3 मिनट में लिखोगे, तो उसमें एक बेसिक पैरामीटर होगा। बेसिक पैरामीटर क्या होगा? एक इंट्रोडक्शन होना चाहिए। बेसिक पैरामीटर एक इंट्रोडक्शन होना चाहिए। ज्यादातर प्रश्नों में इंट्रोडक्शन होना चाहिए। ये बात मैं नहीं बोल रहा कि हर प्रश्न में इंट्रोडक्शन होना चाहिए, क्योंकि कई सारे ऐसे प्रश्न हो सकते हैं जिनमें आपको इंट्रोडक्शन की जरूरत ना पड़े, आप इंट्रोडक्शन नहीं दे पाओ। तो अगर हम 10 प्रश्न लिख रहे हैं तो 10 में से कोशिश करें 5, 6, 7 प्रश्नों में इंट्रोडक्शन दे दें। 5, 6, 7 प्रश्नों में इंट्रोडक्शन दे दें। कई बार समय की भी बाध्यता होती है, कई बार हमें चीजों का कंटेंट नहीं पता होता, तो नहीं बन रहा तो नहीं देंगे, लेकिन जहां पे बन रहा है वहां पे अवश्य देंगे। मेरी बात समझ गए? जहां पे आपसे इंट्रोडक्शन बन रहा है उसको अवश्य देंगे, क्योंकि इंट्रोडक्शन आपकी कॉपी में डिफरेंशिएटर बनाता है। इसको, ये सारी बातें हैं, इसको मैं ऑथेंटिसिटी बढ़ाने के लिए क्या करता हूं, कल भी मैंने ऑथेंटिसिटी बताई कि इस बार के एमपीपीएससी
रैंक 1 अंकिता पाटकर, रैंक 2 अमित कुमार सोनी, दोनों ही हमारे मार्गदर्शन में आंसर राइटिंग कर रहे थे ऑथेंटिसिटी के साथ। उनकी कॉपी आपके सामने है, उनकी सारी कॉपी में आप देख लो, ढेर सारी कॉपी है, टेलीग्राम पे बहुत सारी शेयर कर दिया। उनकी कॉपी को देखना तो आपको पता चलेगा कि जो बात मैं बोल रहा हूँ ये बातें वो अप्लाई कर रहे थे। तो पहला कि 7 मार्कर में आपको क्या हुआ है ना, 7 मार्कर में आप क्या लिखेंगे, इंट्रोडक्शन लिखेंगे। 7 मार्कर के बाद आप इंट्रोडक्शन के बाद क्या लिखेंगे, तो इंट्रोडक्शन के बाद इसमें बॉडी लिखेंगे, इंट्रोडक्शन के बाद बॉडी लिखेंगे, इंट्रोडक्शन के बाद बॉडी लिखेंगे। जब 5 मार्कर होता था तो मैं बॉडी लिखने को बोलता था और वहां पे बोल देता था कि कंक्लूजन आपको स्किप कर देना। जब मैं क्या बोलते थे कि 5 मार्कर में, क्योंकि इन लोगों का जो सिलेक्शन हुआ वो 5 मार्कर के अनुसार सिलेक्शन हुआ, 5 मार्कर के अनुसार सिलेक्शन हुआ, तो 5 मार्कर में हम क्या बोल देते थे कि केवल बॉडी लिखना है, आपको कंक्लूजन नहीं लिखना है। लेकिन अब आपको क्या लिखना है, कंक्लूजन लिखना है। अब आपको क्या लिखना है, कंक्लूजन लिखना है। तो आपका जो प्रेजेंटेशन है अर्थात जो कॉपी दिखना चाहिए, जो आपका आंसर दिखना चाहिए वो आंसर लिखा होना चाहिए। आंसर कितने में लिखा होना चाहिए, आंसर 3 मिनट में आप कितना लिख पाओगे। तो देखिए वर्तमान में जो स्पेस मिलेगा वो आप अगर ये कॉपी देख पा रहे हो तो इस कॉपी का आपको पूरा फुल पेज मिलेगा, वो कॉपी का फुल पेज आपको मिलेगा। कॉपी के फुल पेज में इस प्रकार से कॉपी आती है एमपीपीएससी की, जो फर्स्ट टाइमर देंगे वो व्यक्ति इससे समझ लेंगे। तो कॉपी इस टाइप से आती है। जब कॉपी इस टाइप से आती है तो सबसे पहले इंट्रोडक्शन की लगभग 2 से 2.5 लाइन का इंट्रोडक्शन यहाँ पे हो जाएगा 5 मार्कर में। बाकी जो हिस्सा है वो बाकी हिस्सा यहाँ तक आपका क्या होगा, बॉडी होगी और आखिर में आपका कंक्लूजन होना चाहिए। कितना लिखना चाहिए, तो इसमें जो लिखना चाहिए वो आधे पेज से ज्यादा और 1 पेज से कम यहाँ पे लिखना चाहिए। आधे पेज से ज्यादा और 1 पेज से कम यहाँ पे लिखा जाना चाहिए। जब आप उसको लिखते हो तो वो क्या होता है, आपकी चीजें प्रॉपर तरीके से आती है। तो एक इंट्रोडक्शन होना चाहिए, बॉडी होना चाहिए, कंक्लूजन होना चाहिए। अब बात यह आती है कि ये तो आपने बता दिया कि ये तो प्रेजेंटेशन है अर्थात कैसा लिखना चाहिए। वो इंट्रोडक्शन जो है उस इंट्रोडक्शन में क्या लिखा जाना चाहिए, बॉडी में क्या लिखा जाना चाहिए, कंक्लूजन में क्या लिखा जाना चाहिए, उसको हम थोड़ा सा यहाँ पे देखते हैं कि भैया इंट्रोडक्शन, बॉडी और कंक्लूजन में क्या क्या बिंदु लिखे जाना चाहिए। तो उसको एक एक करके देखते हैं। तो अब आपका बात आता है कि इंट्रोडक्शन, इंट्रोडक्शन कितना, तो मैंने जैसे बताया कि 2 से 2.5 लाइन, 2 से 2.5 लाइन अर्थात 10 से 15 शब्द, 10 से 15 शब्द में आपका इंट्रोडक्शन लिखा जाना चाहिए। इंट्रोडक्शन लिखा जाना चाहिए, बीच का बॉडी हो गया वो बॉडी लिखा जाना चाहिए, कंक्लूजन। तो अब हम बात कर लेते हैं कि जो इंट्रोडक्शन होता है ये इंट्रोडक्शन होता क्या है और इंट्रोडक्शन में क्या क्या लिखा जाना चाहिए। तो इंट्रोडक्शन में क्या लिखा जाना चाहिए, अब हम बात किस पे आ गए, कंटेंट पे। प्रेजेंटेशन में मैंने क्या बात बोली कि इंट्रोडक्शन लिखा जाना चाहिए, अब मैं किस पे आ गया, कंटेंट पे आ गया। भैया अब आपको इंट्रोडक्शन के अंदर कौन सा कंटेंट लिखा जाना चाहिए। तो हम हिस्ट्री की बात कर रहे थे, हिस्ट्री में अपने बात क्या क्या आई थी, हिस्ट्री की हमने यहाँ पे जो बात कही थी उसके अंतर्गत देखा कि हिस्ट्री जो आपका है तो उसमें आपको क्या लिखना है, इतिहास में आपको क्या लिखना है, हिस्ट्री में इंट्रोडक्शन क्या लिखना है। तो हिस्ट्री में आप ओरिजिन, इंपैक्ट, इंपोर्टेंस और रिलेवेंस जैसे शब्दों से है ना वहां पे इंट्रोडक्शन दे सकते हो। ये बात मैंने हिस्ट्री में बोली। हिस्ट्री के अलावा अगर हम देखेंगे, हिस्ट्री के अलावा अगर हम देखेंगे तो हमें ज्योग्राफी में कैसे इंट्रोडक्शन लिखना है, ज्योग्राफी में इंट्रोडक्शन कैसे लिखना है। तो ज्योग्राफी में जब आप इंट्रोडक्शन लिखो तो उसमें डेफिनेशन का प्रयोग करो। देखो ये सब चीजें जो है ना वो अभी आपको समझ नहीं आएगी, ये सब चीजें जैसे जैसे अपन सब्जेक्ट में पढ़ते जाएंगे तब हम करेंगे। तो ज्योग्राफी में आप रिलेवेंस, फिजिकल फीचर, एक्सटेंशन या डाटा का प्रयोग हम कर सकते हैं। ये मैं केवल बता रहा हूं, अभी आप इसमें परेशान ना हो, है ना। इसको हम केवल देख लेंगे, आगे हम जब आएंगे, आगे हम क्या पढ़ेंगे, आगे हम जब ये सब्जेक्ट पढ़ेंगे तो उसमें देखते हैं। तो पॉलिटी में देखेंगे, पॉलिटी में इंट्रोडक्शन आप प्रीएम्बल बेस पे दे सकते हो, पॉलिटी में इंट्रोडक्शन आपका आर्टिकल बेस पे दे सकते हो, कॉन्स्टिट्यूशन प्रोविजन पे दे सकते हो, या है ना कॉन्स्टिट्यूशन प्रोविजन के बेस पे पॉलिटी में दे सकते हो। लेकिन अगर हम देखें तो अभी हम ये सब्जेक्ट तो पढ़ नहीं रहे, हमारे ये सब्जेक्ट तो यहाँ पे चल नहीं रहे। हमारे कौन से सब्जेक्ट यहाँ पे चल रहे हैं, हमारे कौन से सब्जेक्ट हमारे यहाँ पे चल रहे हैं, तो हमारा जो सब्जेक्ट चल रहा है वो सोशियोलॉजी चल रहा है। तो सोशियोलॉजी हमारा सब्जेक्ट चल रहा है। तो सोशियोलॉजी में आपको इंट्रोडक्शन कैसे देना है, तो सोशियोलॉजी में इंट्रोडक्शन देने की 2-3 चीजें बहुत बढ़िया है। एक तो आपसे कोई भी चीजें पूछेगी, मानो आपसे क्या पूछेगा कि समाज की विशेषताएं बताइए, आपसे क्या पूछेगा, समाज की विशेषताएं बताइए। तो आप वहां पे समाज को, राइट द फीचर ऑफ द सोसाइटी, तो समाज की सटीक परिभाषा अर्थात एग्जैक्ट डेफिनेशन से, है ना, एग्जैक्ट डेफिनेशन से आप क्या दे सकते हो, इंट्रोडक्शन दे सकते हो। एक बात आपने समझा कि समाज से आगे आपको परिभाषा पूछी गई तो समाज की परिभाषा में आप एग्जैक्ट डेफिनेशन से समाज की परिभाषा दे सकते हो, एक बात। दूसरी बात आप क्या देख सकते हो, समाज की परिभाषा एग्जैक्ट डेफिनेशन से दे सकते हो। दूसरा, समाज की परिभाषा आप किसी स्कॉलर के अनुसार दे सकते हो, आप किसी स्कॉलर के अनुसार दे सकते हो। मैकाइवर और पेज, है ना, मैकाइवर और पेज के अनुसार समाज की परिभाषा। आपसे पूछा समाज की विशेषता बताइए, लेकिन आप समाज की शुरुआत कहां पे बता, मैकाइवर और पेज के अनुसार बता रहे हो। दूसरी बात, तो जब भी आप
सोशियोलॉजी में आंसर राइटिंग करेंगे, जब भी आप सोशियोलॉजी में आंसर राइटिंग करेंगे तो सोशियोलॉजी में आंसर राइटिंग करते समय आप क्या करेंगे, डेफिनेशन का यूज करेंगे। सोशियोलॉजी में आंसर राइटिंग करते समय डेफिनेशन का वो यूज करेंगे, स्कॉलर के अनुसार वो देंगे, परिभाषा देंगे। साथ ही साथ आप यहाँ पे देखो तो बुक, इसके अलावा अगर आप देखो तो किसी बुक के रेफरेंस से भी, है ना, किसी बुक के रेफरेंस से भी क्या दे सकते हो, परिभाषा दे सकते हो, इंट्रोडक्शन जरूर कर सकते हो। तो ये सोशियोलॉजी की कुछ मेथड हुई, सोशियोलॉजी की मेथड हुई कि सोशियोलॉजी में आप या तो डेफिनेशन के साथ इंट्रोडक्शन को शुरू करो, या स्कॉलर के डेफिनेशन है उसके अनुसार, या किसी बुक के रेफरेंस में आप वहां पे क्या करो, इंट्रोडक्शन को शुरू करो। किसी बुक के रेफरेंस में आप इंट्रोडक्शन को शुरू करेंगे। तो ये सोशियोलॉजी में डेफिनेशन कैसे करना, क्योंकि कल आपको जो आंसर राइटिंग करना होगा वो 5 मार्कर की, वो आपको सोशियोलॉजी के 7 मार्कर दिए जाएंगे। तो सोशियोलॉजी में इंट्रोडक्शन 7 मार्कर में कैसे दें, एक बात आप यहाँ पे देखेंगे। सोशियोलॉजी के बाद दूसरा जो सब्जेक्ट चल रहा है ना, दूसरा अपना जो सब्जेक्ट चल रहा है वो चल रहा है इकोनॉमिक्स, और इकोनॉमिक्स में भी स्पेसिफिक स्टैटिक्स से चला। तो स्टैटिक्स में आपको कई बार अगर क्वेश्चन आंसर है तो वहां पे इंट्रोडक्शन की कोई जरूरत नहीं है। अगर वो कोई स्पेसिफिक मैथमेटिक्स या स्टैटिक्स का क्वेश्चन है तो वहां पे इंट्रोडक्शन की जरूरत नहीं है, वहां पे आप सीधे सीधे शुरू कर सकते हो। लेकिन जो इकोनॉमिक्स है, इंडियन इकोनॉमी या एमपी इकोनॉमी है, वहां पे आपको इंट्रोडक्शन देना। इंडियन इकोनॉमी और एमपी इकोनॉमी है, इंडियन इकोनॉमी प्लस एमपी इकोनॉमी है, तो उसमें हमको इंट्रोडक्शन देना है। इंडियन प्लस एमपी इकोनॉमी है, उसमें हमको इंट्रोडक्शन देना है। और ये इंट्रोडक्शन कौन सा देना है, इंट्रोडक्शन कौन सा देना, तो इकोनॉमी हम डाटा बेस इंट्रोडक्शन दे सकते हैं। इकोनॉमी में हम क्या दे सकते हैं, डाटा बेस दे सकते हैं। अगर इकोनॉमी में कहीं पे हमको रिपोर्ट पता है तो वो रिपोर्ट के बेस पे इंट्रोडक्शन दे सकते हैं, रिपोर्ट के बेस पे हम इंट्रोडक्शन दे सकते हैं। कहीं पे हमें डेफिनेशन भी इंट्रोडक्शन में दी जा सकती है। मैं इनको आपको बताऊंगा, मैं अभी आपको इनको बताता हूँ कि ये बात मैं बाकी जगह पे कहां पे रेडी होती है। तो ये इकोनॉमिक्स में, तो अभी इकोनॉमिक्स में आप स्टैटिक पढ़ रहे हो, स्टैटिक में इंट्रोडक्शन का बहुत ज्यादा रोल नहीं होता है, स्टैटिक में इंट्रोडक्शन का बहुत ज्यादा रोल नहीं होता है। लेकिन अगर हम यहाँ पे देखें तो वहां पे रोल होता है। तो पहली चीज हमने ये देखी। उसके बाद हम यहाँ पे देखेंगे, हमारा अभी जो अब अगला सब्जेक्ट चल रहा है वो एथिक्स में। तो एथिक्स में हम कौन सा राष्ट्रवाद वाला बोल रहे हैं, तो एथिक्स के राष्ट्रवाद वाला जो टॉपिक है, एथिक्स के राष्ट्रवाद वाले जो टॉपिक है, इसमें आप स्कॉलर के अनुसार डेफिनेशंस वगैरह को देने का प्रयास करें। इंट्रोडक्शन जब शुरू करें तो इंट्रोडक्शन शुरू करते समय आप स्कॉलर की परिभाषा याद करें। कल किसी का यह भी प्रश्न था कि सर स्कॉलर की कितनी परिभाषा याद करें, आपने तो 3-3 4-4 बता दी। तो मिनिमम 1 से 2 परिभाषा तो आप याद कीजिए, वो कई बार एग्जाम में सीधे सीधे आ जाती है। जैसे इस बार के एग्जाम की अगर हम बात करें, जो एमपीपीएससी का लेटेस्ट एग्जाम हुआ, एमपीपीएससी का लेटेस्ट एग्जाम हुआ, तो ये लेटेस्ट एग्जाम में क्या कर दिया, अल्ताफ के अनुसार, अल्तोष के अनुसार उन्होंने भ्रष्टाचार की परिभाषा पूछ ली। तो वो आपको एग्जैक्ट वहां पे परिभाषा पूछी जाती है कई बार। तो आप स्कॉलर की कम से कम 2 डेफिनेशन याद करें। देखो बेटा, पीएससी में अगर आपको आगे बढ़ना है तो आपको थोड़ा सा एक्स्ट्रा एफर्ट डालना पड़ेगा। आप कन्वेंशनल चीजों को करोगे, आप बचोगे, है ना, आप बचोगे कि थोड़ा सा समय बचा लें तो हम बढ़िया टाइम मिलेगा तो हम थोड़ी सी रील देख लेंगे, है ना, थोड़ा सा समय बचा लें तो हम थोड़ा सा और क्या कर लेंगे, टाइम पास कर लेंगे। ये सब काम करोगे तो इससे आपको अल्टीमेट तरीके से आगे बाधा आएगी। अगर आपको लगता है कि भाई हमें जितनी मेहनत कर सकते हो उतनी मेहनत कर लें, तो आप कोशिश करो कि वहां पे कम से कम कोई भी टॉपिक है उसकी 2-2 स्कॉलरशिप की परिभाषा आप याद कर लीजिए। तो ये आपकी क्या थी, इथिक्स में अपन ने देखा। तो एक हिस्सा तो हुआ इंट्रोडक्शन। अब ये इंट्रोडक्शन जो था उसका रोल मैं बता देता हूं। इंट्रोडक्शन का रोल आपको किससे बताएंगे, तो इंट्रोडक्शन का जो रोल बताएंगे उसके लिए अपने पास सबसे बेस्ट चीज क्या है, तो अपने पास जो सबसे बेस्ट चीज है कि अपने जो साथी है ना, अपने जो साथी है इस बार जो पहली रैंक और दूसरे रैंक पे आए, उनकी कॉपियों को खोल लेते हैं, है ना, उनकी कॉपियों को खोल लेते हैं और उन कॉपियों में देखते हैं कि जो मैं बात बोल रहा हूँ ये सही भी है या नहीं, या सर कहीं पे हमें ऐसा तो नहीं कर रहे कि मजाक करें, या सर हमें सही तरीके से बता नहीं रहे हैं। तो वो बातों को अपन देखते हैं और उसका इम्पैक्ट देखते हैं। क्योंकि कई बार जब आप कॉपियों को देखते हो तो आपको 5 मिनट के लिए आपने खोला, अच्छा लगा, बोले अच्छा लिखते हैं, केवल इतना देख के उसको छोड़ देते हो। लेकिन उसके अंदर जो मैं बातें बता रहा हूँ, क्या आपने उसका एनालिसिस किया कभी, वो हमारी जरूर बात होती है ना, वो हमारी जरूर बात होती है। तो एक एक करके मैं ये कॉपियों को खोल रहा हूँ और इसमें इनके उठा लेते हैं, है ना, इसमें उनके उठा लेते हैं। एक क्वेश्चन को मैंने उठा लिया यहाँ पे, ये अमित कुमार सोनी जो कॉपी मैंने आपको कल बताई थी, उसी कॉपी को दोबारा से मैंने बताया, है ना, उसी कॉपी को मैंने आपके सामने दोबारा से खोल लिया। तो इसको हमने बताया। क्वेश्चन था, संसदीय शासन प्रणाली क्या होती है, व्हाट इज द पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ द गवर्नमेंट। संसदीय शासन प्रणाली क्या होती है, संसदीय शासन प्रणाली के गुण दोष लिखिए। ये एग्जैक्ट क्वेश्चन ये नहीं था, एग्जैक्ट क्वेश्चन था संसदीय शासन प्रणाली के गुण दोष लिखिए। यहाँ पे क्या पूछा गया था, यहाँ पे क्या पूछा गया था, संसदीय शासन प्रणाली के
संसदीय शासन प्रणाली के गुण दोष लिखिए। संसदीय शासन प्रणाली के क्या लिखना, आपको गुण लिखना एवं दोष लिखना है। संसदीय शासन प्रणाली के गुण और दोष लिखिए। ये किसकी कॉपी है? अमित कुमार सोनी, जो 2019 में डिप्टी कलेक्टर बने थे 11वीं रैंक के साथ, और 2021 में वो सेकंड रैंक के साथ डिप्टी कलेक्टर बने, उनकी कॉपी है। तो क्या बोला है? संसदीय शासन प्रणाली। तो संसदीय शासन प्रणाली में अपन ने क्या बोला कि जिस शासन प्रणाली में नियमों विनियमों का निर्माण संसदीय सदनों के माध्यम से हो तथा कार्यपालिका संसद के प्रति उत्तरदायी हो। तो ये उन्होंने इंट्रोडक्शन बताया। मैंने जो आपसे बात बोली थी, मैंने आपसे क्या बात बोली थी कि आपको एक इंट्रोडक्शन बनाना, तो आपने इनकी कॉपी में देख रहे हैं इंट्रोडक्शन। तो आपने क्या बोला कि जिस शासन प्रणाली में नियमों विनियमों का निर्माण संसदीय सदनों के माध्यम से हो, कार्यपालिका संसद के प्रति उत्तरदायी हो, उसको अपन क्या बोलते हैं? संसदीय शासन प्रणाली। उसको क्या बोलते हैं? संसदीय शासन प्रणाली। इसके गुण क्या होते हैं? इसमें गुण क्या होते हैं? तो सबसे पहले उन्होंने गुण जो थे वो बाद में, मतलब ये अपन बाद में देखते हैं इसके गुण दोष, क्योंकि वो अपने दूसरा हिस्सा है। इंट्रोडक्शन कैसे लिखते हैं ये बात मैंने बताई। तो ये आपको एक इंट्रोडक्शन दिखा, ये आपको यहाँ पे इंट्रोडक्शन दिखा, है ना, ये आपको एक इंट्रोडक्शन दिखा। अगले हिस्से में देख लेंगे, है ना, यहाँ पे ये क्या था कि संविधान सभा का आलोचनात्मक मूल्यांकन कीजिए। ये क्वेश्चन, क्योंकि सभी ये प्रश्न मैंने ही पूछे थे तो मुझे पता है कि ये प्रश्न क्या थे। तो यहाँ पे प्रश्न था संविधान सभा का आलोचनात्मक मूल्यांकन कीजिए। संविधान सभा का आलोचनात्मक मूल्यांकन कीजिए, ये इनका प्रश्न था। संविधान सभा का आलोचनात्मक मूल्यांकन कीजिए। इसमें इन्होंने इंट्रोडक्शन क्या दिया कि संविधान सभा का निर्माण कैबिनेट मिशन योजना से, संविधान सभा का निर्माण कैबिनेट मिशन योजना पे जुलाई 1946 के चुनाव के आधार पर हुआ था। 389 सदस्य एक डाटा के आधार पे इन्होंने क्या दिया? इंट्रोडक्शन को देने का प्रयास किया। तो ये इंट्रोडक्शन किस आधार पर दिया गया? डाटा के आधार पर यहाँ पे इंट्रोडक्शन दिया गया। यहाँ पे इंट्रोडक्शन कैसे दिया गया? डाटा के आधार पे। तो ये अमित कुमार सोनी जी की कॉपी है। उसके बाद ये कॉपी जो कल आपको बताया, ये कॉपी किसकी है? तो ये इस बार की फर्स्ट रैंकर अंकिता पाटकर जी की कॉपी है। अंकिता पाटकर जी की कॉपी में देख लेते हैं, है ना, अंकिता पाटकर जी की कॉपी में देख लेते हैं। व्हाट इज द, है ना, तो ये हमारा वो क्वेश्चन था, व्हाट आर द रीजन बिहाइंड द फूड इनसिक्योरिटी डिस्पाइट ऑफ एडिक्वेंट फूड प्रोडक्शन, डिस्पाइट ऑफ द एडिक्वेंट प्रोडक्शन ऑफ द फूड ग्रेन इन इंडिया। अर्थात भारत में पर्याप्त तरीके से खाद्यान्न का उत्पादन होता है तब भी हमारे पास खाद्य असुरक्षा की स्थिति क्यों निर्मित है? ये अंकिता की कॉपी है, अंकिता पाटकर जो इस बार फर्स्ट रैंक है। तो आप इसमें देखोगे, आप इसमें क्या देख रहे हो? तो इन्होंने क्या लिखा है एक इंट्रोडक्शन में कि इंडिया इज सरप्लस इन द फूड ग्रेन, इंडिया इज अ सरप्लस इन फूड ग्रेन बट स्टिल हैव द इशू ऑफ फूड सिक्योरिटी। तो एक वही जो बात थी उसी को उन्होंने क्या कर दिया, यहाँ पे जो कथन था उसी कथन को मॉडिफाई करके इंट्रोडक्शन दिया। जो कथन पूछा गया था उसी कथन को मॉडिफाई करके इन्होंने क्या कर दिया? मॉडिफाई करके इंट्रोडक्शन दे दिया, है ना। अब आपका अगला प्रश्न था, राइट द मेजर प्रोविजन ऑफ द नेशनल एजुकेशन पॉलिसी 2020, अर्थात राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 के मुख्य प्रावधान लिखिए। राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 के मुख्य प्रावधान लिखिए। ये आपको दूसरा प्रश्न दिया गया था, राष्ट्रीय शिक्षा नीति के मुख्य प्रावधान लिखिए। आपने क्या लिखा राष्ट्रीय शिक्षा नीति के मुख्य प्रावधान? कि भाई ये लॉन्च जो हुई वो 2020 में हुई, ऑब्जेक्टिव इसका क्या था, और जो इक्विटेबल रीच मतलब समान पहुंच इसका उद्देश्य था। तो ये इन्होंने इंट्रोडक्शन लिख दिया कि राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 में लॉन्च की गई जिसका उद्देश्य था समान पहुंच, शिक्षा की समान पहुंच। इसका क्या हुआ करता था? ऑब्जेक्ट हुआ करता था। तो ये बात आपने यहाँ पे लिखी। तो आप ये देखिए कि जो बात मैं आपको इंट्रोडक्शन में बोल रहा था कि इंट्रोडक्शन में आपको डाटा से लिखना, सोशल का इंट्रोडक्शन डाटा से लिखना, ये अपन ने डाटा से लिखा। अब यहाँ पे इस वाले प्रश्न में इन्होंने इंट्रोडक्शन नहीं लिखा था, है ना, डिस्कस द मेजर प्रॉब्लम ऑफ द इंडियन एजुकेशन सिस्टम, लेकिन वहां पे उन्होंने क्या कर दिया था? उसका कंक्लूजन दे दिया था। उन्होंने क्या दे दिया था? इसका कंक्लूजन दे दिया था। तो ये यहाँ पे कंक्लूजन दिया, अर्थात आपको जो पूछा गया है उसका एडिशनल चीज देना है। जो पुराना पैटर्न था उसमें चूंकि आधा पेज लिखना था, इसलिए ये अपने सारे आंसर कितने पेज में लिख रही है? आधा पेज में लिख रही है। तो आधे पेज में लिखना था, लेकिन उस आधे पेज में आपको पता होना चाहिए कि भाई हमें क्या लिखना है, किन बिंदुओं को जोड़ देना। तो एक कि भाई इंट्रोडक्शन कैसे लिखना है, ये इंट्रोडक्शन की बात मैंने यहाँ पे बताई। अब उसके बाद वहां पे होता है ना, वहां पे अगली बात की मेंशन द कंपोनेंट ऑफ द सोशल हार्मोनी, मेंशन द कंपोनेंट ऑफ द सोशल हार्मोनी। तो इन्होंने सोशल हार्मोनी की डेफिनेशन यहाँ पे लिख दी इंट्रोडक्शन में। क्या लिख दिया कि सोशल हार्मोनी मीन्स
टॉलरेंस सोसाइटी, है ना, टॉलरेंस सोसाइटी विद द रिस्पेक्ट, है ना, विद लव रिस्पेक्ट एंड पीसफुल कोऑपरेशन। विद क्या बताया, तो उन्होंने टॉलरेंस सोसाइटी क्या होती है इसको इंट्रोडक्शन में लिख दिया। टॉलरेंस सोसाइटी क्या होती है इसको इंट्रोडक्शन में लिख दिया। मेरी बात समझ रहे हैं? ये बात अगर आप केवल यहां से अपना उत्तर शुरू करोगे तो आपका उत्तर उतना बेहतर नहीं होगा। आपको अगर बाकियों से डिफरेंशिएशन क्रिएट करना है, बाकी लोगों से आगे जाना है, तो बहुत ज्यादा जरूरी है कि हम एक इंट्रोडक्शन को लिखें। तो मेरी बात शायद आप समझ पा रहे होंगे मैं किन बातों पर चर्चा करना चाह रहा हूं। ये मैंने 5 मार्कर के आंसर राइटिंग की आपसे बात की। 5 मार्कर के आंसर राइटिंग में पहला हिस्सा इंट्रोडक्शन कैसे लिखते हैं उस पर आपसे बात की। मुझे लगता है कि आप सभी समझ पाए होंगे कि 5 मार्कर की आंसर राइटिंग में पहला हिस्सा इंट्रोडक्शन कैसे लिखते हैं उस पर हमने बात की कि इंट्रोडक्शन कैसे लिखेंगे, वो आप सभी समझ पाए होंगे। वो आप सभी समझ पाए होंगे इंट्रोडक्शन हमको कैसे लिखना। अब इंट्रोडक्शन कैसे लिखने के बाद दूसरा हिस्सा आता है कि बॉडी कैसे लिखना है। दूसरा हिस्सा हमारा क्या आता है, दूसरा हिस्सा आता है कि हमें अपनी बॉडी कैसे लिखना है, अर्थात बॉडी में किन किन बिंदुओं को समाहित करना। तो हमने क्या देखा, इंट्रोडक्शन कौन सा हिस्सा होता है, सबसे ऊपर की जो 2.5 लाइन है, सबसे ऊपर की 2.5 लाइन कैसे लिखना है या 3 लाइन कैसे लिखना है। और ये मैं प्रैक्टिकल बता रहा हूं, बार बार बोल रहा हूं कि मैं प्रैक्टिकल बता रहा हूं। ये बात मैं कई सालों से के साथ बताता आ रहा हूं और जो व्यक्ति लगातार इनको फॉलो कर रहे हैं उनकी सफलता भी आपको यहाँ पे दिख रही है। कई सारे व्यक्तियों का एक्सक्यूज होता है कि नहीं सर इतने कम समय में कैसे लिख लेते, याद नहीं आता। तो ठीक है, आप अपना एक्सक्यूज देते रहिए कि सर हमें याद नहीं लगता, इतने कम समय में कैसे लिख दिया, ले ऐसा कैसे हो सकता है। तो हो सकता है आपको जो विश्वास मानते हैं वही प्रकृति आपको मानती है, बोलती है कि आप ऐसा ही करो, है ना, आप वैसा ही करो, जो आपको विश्वास हो आप उसमें करो। लेकिन ये जो चीजें हैं ये विथ ऑथेंटिसिटी के साथ आपको यहाँ पे कॉपियों में दिख रही है। और चूंकि दोनों ही जो है वो फर्स्ट और सेकंड रैंकर है, मैं बाकी रैंकर है उनकी कॉपी भी लगा सकता हूं, लेकिन अभी अपना समय बहुत ज्यादा जाएगा। किसी दिन इंडिविजुअल इसमें सेशन करेंगे तो फिर इंडिविजुअल सेशन पे यहाँ पे बात करेंगे। दूसरा हिस्सा अब क्या आता, बॉडी। बॉडी का मतलब कि प्रश्न के अंदर आपने क्या लिखा गया। प्रश्न के अंदर आपने क्या लिखा कि भाई एक तो इंट्रोडक्शन आपने लिख दिया, एक तो आपने क्या लिख दिया, इंट्रोडक्शन लिख दिया। इंट्रोडक्शन को कैसे लिखा वो बात हमारी हो गई। इंट्रोडक्शन के बाद दूसरा हिस्सा जो आता है वो आता है आपका बॉडी, कि बॉडी कैसे लिखना, बॉडी कैसे लिखना, ये भी अगली बहुत ज्यादा जरूरी बातें होती है। तो बॉडी के अंदर क्या क्या लिखा जाएगा, तो बॉडी को कई सारे हिस्सों में बांटते हैं। इंट्रोडक्शन मतलब शुरुआत की 2 लाइन कैसे लिखी, 2 लाइन के बाद बाकी हिस्सा कैसे लिखे उस पर आते हैं। तो बाकी हिस्से में पहली चीज होती है कि अंडरस्टैंडिंग द मेन डिमांड ऑफ द क्वेश्चन। क्वेश्चन की मुख्य मांग को समझना, क्वेश्चन की मुख्य मांग को समझना कि क्वेश्चन की मांग क्या है। ज्यादातर बच्चों के साथ क्वेश्चन की मांग को नहीं समझ पाते हैं। अधिकांश स्टूडेंट क्या होते हैं कि क्वेश्चन की मुख्य मांग क्या है, क्वेश्चन में क्या पूछा गया ये नहीं समझ पाते हैं। तो बहुत बड़ी बात है कि आप क्वेश्चन की मांग को समझो कि क्वेश्चन के अंदर क्या पूछा जा रहा है। तो टू अंडरस्टैंड द डिमांड ऑफ द क्वेश्चन, है ना, क्वेश्चन में कारण पूछा गया है, कॉज पूछा गया है, या उसका इफेक्ट पूछा गया, या उसका इंपैक्ट पूछा गया, या उसके फीचर पूछा गया, या उसका एनालिसिस पूछा गया, या उसका एवोल्यूशन पूछा गया। ये हमें पता होना चाहिए। अर्थात पहला कि क्वेश्चन के अंदर सबसे मुख्य बात क्या है, एक चीज तो ये हो गई, क्वेश्चन के अंदर सबसे मुख्य बात क्या है, पहली बात। दूसरा, क्वेश्चन के अंदर कितने भाग हैं, क्वेश्चन के अंदर कितने भाग हैं। अगर क्वेश्चन में 2 भाग है, मानो क्वेश्चन के 2 हिस्से हैं तो दोनों हिस्सों को बराबर लिखना, क्वेश्चन के 3 हिस्से हैं तो तीनों हिस्सों को बराबर रखना। ये बड़ी बात है, इस पॉइंट को भी नोट करो। देखो बेटा, अगर आप लिख रहे हो, इसको पढ़ रहे हो, तो थोड़े थोड़े इन पॉइंटों को आप क्या कर लेना, की पॉइंट को नोट करते जाना, की पॉइंट को नोट करते जाना, क्योंकि इन्हीं से क्या होती है, आपकी अप्रोच डेवलप होती है। आज आप याद करोगे, कल लिखोगे, कल नहीं बनेगा, परसों नहीं बनेगा, लेकिन जैसे जैसे आप लिखते जाओगे, जैसे जैसे समय बीतते जाएगा, आपके खुद की आंसर की गुणवत्ता बढ़ जाती है। एक बात और मैं बहुत दावे के साथ बोलता हूं, एक बात और मैं बहुत दावे के साथ बोलता हूं कि आप आज जो आपने लिखा है उस कॉपी को संभाल के रखना। मैं दावे के साथ, गारंटी के साथ बोलता हूं। और अगर आप इस प्रक्रिया को अगले 1 महीने तक दोहरा रहे हो, इस प्रक्रिया को अगले 4 महीने तक दोहरा रहे, तो आप मुझसे बात कर लेना, एकदम उसको लिखना। मेरे पास रिकॉर्ड है, आपने ग्रुप में भेजी है, आप मुझसे बोलना कि सर पहले दिन लिखा था और पहले दिन लिखा था, आज 3 महीने भी हो गए, हमें कोई सुधार नहीं आ रहा। ये आप बोलना, आप मुझसे 101% बोलोगे कि नहीं सुधार आए। उसके लिए आपका सबूत क्या होगा कि आप रोज लिख रहे होगे। अगर आप नहीं लिखोगे और आज आपने बहुत अच्छे से सुना, कल भी कुछ व्यक्तियों का मैसेज आया था कि सर कोई ऐसा उपाय बताइए कि हम आपके मतलब आपकी क्लास को सुनते रहें और अपने बाकी काम रेगुलर काम करते रहें। उससे कोई भला नहीं होगा, उससे कुछ नहीं होगा। आप सुन रहे हो, समझ रहे हो, नोट कर रहे हो,
तो फिर और उसको लिख रहे हो तो ही होगा, केवल सिंगल फोकस होना पड़ेगा। एटलीस्ट जितनी देर क्लास पढ़ा रहे हैं, जितनी देर हम यहाँ पे समझा रहे हैं, सिंगल फोकस होकर उसको करोगे तो फिर आप बेहतर तरीके से कर पाओगे। इस कॉपी को रखना, अगले 2-3 दिन की कॉपी को संभाल के रखना जीवन भर के लिए, तो आपको पता चलेगा कि क्या इंप्रूवमेंट हुआ है। जो भी आते हैं हर व्यक्ति से मैं यही बोलता हूँ, संभाल के रखो, और मुझे 99% विश्वास है कि अगर कोई व्यक्ति लगातार उसको लिखेगा तो उसको समझ आ जाएगा, उसकी चीजें में कमी होगी। अब आपका अगला वहां पे आते हैं। तो अगला जो प्रश्न था, मैंने क्या बोला कि अगर प्रश्न के 2 हिस्से हो तो आपको दोनों हिस्सों को बराबर तरीके से लिखना। तो प्रश्न के 2 हिस्से देख लेते हैं, है ना। क्या बोला कि हमें प्रश्न के मूल शब्दों को समझना और मूल शब्दों को समझ के हमें उत्तर देना। जैसे इसमें मूल शब्द क्या था, गुण लिखो और दोष लिखो। मूल शब्द क्या था, गुण और दोष लिखिए। तो गुण और दोष में हम क्या जानेंगे, तो गुण और दोष में यहाँ पे देखिए कि इन्होंने एक इंट्रोडक्शन दिया, फिर यहाँ पे गुण दिया। गुण में सीधे की पॉइंट लिखे, मजबूत शासन, मजबूत संसद, निर्वाचन का स्पष्ट स्वरूप, कार्यपालिका व्यवस्था प्रति उत्तरदायी, नियमों क्षेत्राधिकारों की स्पष्ट व्याख्या। तो ये इसके गुण लिखे, फिर यहाँ पे क्या लिख दिया उन्होंने, दोष लिख दिया। तो ये दोष, पहला दोष, दूसरा दोष, तीसरा दोष और ये कंक्लूजन। तो हमने क्या बोला कि आपको प्रश्न में जितने हिस्से पूछे जाए, अगर प्रश्न में 2 हिस्से पूछेगा तो दोनों हिस्सों को बराबर तरीके से आप वेटेज दोगे, दोनों हिस्सों को आपको बराबर तरीके से वेटेज देना चाहिए। ये हमारा क्या होता है, दूसरा हिस्सा होता है, जिसकी बात हम यहाँ पे कर रहे थे। आप किसी दूसरी कॉपी में, इनकी कॉपी में भी अगर देख लीजिए, इसमें तो प्रश्न का एक ही हिस्सा था तो एक ही हिस्से को तो सिंपल लिखा, लेकिन यहाँ पे अगर आप देख लीजिए, अच्छा ये तो डिफरेंशियल वाला उत्तर था, है ना, ये तो डिफरेंशियल वाला उत्तर था। इन प्रश्नों में ज्यादातर क्या है ना, इन प्रश्नों को मैं ज्यादातर सिंगल वो वाला है ना, इसमें 2 हिस्सों में नहीं पूछा गया, इसमें वो है। हाँ, तो भी आप, अच्छा ये बड़ा प्रश्न आ गया, ये बड़े प्रश्न आ गया, तो इस प्रश्न में बेसिक नेचर वाला प्रश्न नहीं मिला, लेकिन उस कॉपी में आपको बेसिक नेचर वाला प्रश्न यहाँ पे सीधे सीधे देखने को मिल रहा है, वैसे वैसे देखने को वहां पे आपको मिल रहा है, क्योंकि ये सारे प्रश्न जो है इनमें सिंगल हिस्से में पूछा गया है ना, सिंगल हिस्से में पूछा गया, तो अपन ने देखा, ठीक है। तो भी यहाँ पे देख सकते हो, एक प्रश्न ये दिख रहा है, एक प्रश्न ये दिख रहा है, डिस्कस द मेन रीजन ऑफ द स्लो इंडस्ट्रियलाइजेशन डेवलपमेंट इन मध्य प्रदेश। डिस्कस द रीजन ऑफ द स्लो इंडस्ट्रियलाइजेशन इन मध्य प्रदेश, स्लो इंडस्ट्रियलाइजेशन इन मध्य प्रदेश। तो आप इसमें देखिए कि पॉइंट कितने लिखे गए हैं, तो उन्होंने कॉजेज बताया कि क्या रीजन है, तो स्ट्रक्चरल प्रोसेस, टेक्निकल प्रोसेस और पॉलिटिकल इकोनॉमिकल प्रोसेस। स्ट्रक्चरल प्रोसेस के अंदर पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, पांचवा, छठा पॉइंट, है ना। आप में से बहुत सारे व्यक्ति जब कल लिखना शुरू करेंगे तो बोलेंगे कि हमें पॉइंट नहीं बनते, हमसे पॉइंट नहीं बनते, हमें क्या लिखना है, हमें 4 पॉइंट 5 पॉइंट आते हैं। अब आपको मैं प्रैक्टिकल बताता हूँ कितने पॉइंट बच्चे लिखते हैं और जो टॉप करते हैं वो कितने लिखते हैं। पहला पॉइंट, दूसरा पॉइंट, तीसरा पॉइंट, चौथा पॉइंट, पांचवा पॉइंट, छठा पॉइंट। उसके बाद यहाँ पे आप देखोगे 7वां पॉइंट लिखा है, 8वां पॉइंट लिखा, ये 9वां पॉइंट लिखा है, ये 10वां पॉइंट लिखा। उसके बाद ये 11वां पॉइंट है, ये 12वां पॉइंट है, ये 13वां पॉइंट है और ये 14वां पॉइंट है ना, ये 14वां पॉइंट हो। और साथ ही साथ अगर हम देखें तो यहाँ पे नीति आयोग की ईज ऑफ बिजनेस का क्या दिया है, बोल दिया गया, नीति आयोग की ईज ऑफ बिजनेस, जो आखिर में इंट्रोडक्शन में भी दे सकते थे, कंक्लूजन में इन्होंने उसको दिया। तो 14 पॉइंट लिखे गए हैं, बात समझ रहे हैं। आपका एक्सक्यूज कल से ही चालू हो जाएंगे, आपके एक्सक्यूज कल से चालू हो जाएंगे। अपने आप को आप एक्सक्यूज दोगे कि सर हमसे नहीं बनता है या यहाँ पे नहीं हो पाता, तो वो देख लीजिए कि जो टॉप करते हैं उनको कुछ अलग करना पड़ता है, उनको कुछ अलग करना पड़ता है। यहाँ पे 14 पॉइंट दिख रहे हैं, तो वही मेरा अगला पॉइंट है। तो हमने क्या देखा कि क्वेश्चन के जितने हिस्से होंगे उतने हिस्से में हम उनको क्या कर लेंगे, बांट लेंगे। ये बात भी हम यहाँ पे देख रहे हैं कि क्वेश्चन के जितने हिस्से। दूसरा जो मैंने आपको बताया, इन पॉइंटों को आप थोड़ा सा ध्यान में रखेंगे, इन पॉइंटों को आप थोड़ा सा ध्यान में रखेंगे। इन पॉइंटों में आपको उत्तर के अंदर की कुछ मूलभूत चीजों की बात की गई। पहला कि आपको अपने आंसर में हेडिंग और सब हेडिंग का यूज करना, अपने आंसर में हेडिंग और सब हेडिंग का यूज करेंगे जितना भी संभव हो पाए। तो आप अपने आंसर में अगर संभव हो पाए, अगर संभव हो पाए, ये बात मैं बार बार रिपीट कर रहा हूं, अगर संभव हो पाए तो कोशिश करें कि अपने आंसर में हेडिंग और सब हेडिंग बनाए। आप क्वेश्चन के आंसर में जितने सेंटेंस को शॉर्ट बना सकते हैं उतना शॉर्ट सेंटेंस बनाए। जैसे मैंने अभी बताया कि भाई मध्य प्रदेश में लो इंडस्ट्रियलाइजेशन के रीजन क्या है, तो मध्य प्रदेश में लो इंडस्ट्रियलाइजेशन के रीजन को आपको उसके कारण, आपको उसकी विशेषताएं, आपको उसके प्रभाव को बताना है। तो मध्य प्रदेश में लो इंडस्ट्रियलाइजेशन के रीजन, कारण, प्रभाव को आप यहाँ पे बताएंगे। ये सारे जो बताएंगे इनके लिए आपको क्या करना, शॉर्ट में बताना, इनको आपको क्या करना,
शॉर्ट में बताना, साथ ही साथ जो इंपॉर्टेंट पॉइंट हो, जो इंपॉर्टेंट पॉइंट होंगे उनको आप क्या करेंगे, अंडरलाइन करेंगे। जितने भी पॉइंट जो इंपॉर्टेंट होंगे उनको आप क्या करेंगे, अंडरलाइन करेंगे। और आपके जो उत्तर होगा उसमें आप क्या करेंगे, ऑथेंटिसिटी लाने का प्रयास करेंगे। आपके आंसर में ऑथेंटिसिटी होना चाहिए, आपके आंसर जो होना चाहिए वो ऑथेंटिक होने चाहिए, आंसर में सीक्वेंसिंग होना चाहिए, आंसर में सीक्वेंसिंग होना चाहिए और शब्द सीमा का पालन किया जाना चाहिए। ये क्या थी, अन्य चीजें थी। हमने क्या बोला सबसे पहले कि अगर संभव हो आपको, आप जब भी 5 मार्कर 7 मार्कर के आंसर लिख रहे हो तो उनमें आप हेडिंग सब हेडिंग का प्रयोग करो। आप क्या यूज करो, आप हेडिंग का प्रयोग करो, आप सब हेडिंग का प्रयोग करो। एक बात, आप हेडिंग सब हेडिंग का प्रयोग करो। पहली बात बोली, आप अपने आंसर को कैसे बनाओ, आप अपने आंसर को शॉर्ट में लिखो, अर्थात जो पॉइंट बनाओ आप शॉर्ट पॉइंट बनाओ। जैसे मैंने आपको बताया कि भाई उन्होंने कितने पॉइंट बना लिए, 15 पॉइंट बना दिए। तो ये 15 पॉइंट कब बनता है, जब उन्होंने पॉइंट को शॉर्ट में लिखा। उसके अलावा आप देखो तो आप पॉइंट को अंडरलाइन करो, आप जो भी की पॉइंट है उसको क्या करें, अंडरलाइन, अपने पॉइंटों को करें, आपके पॉइंट अंडरलाइन करें। तो 5 मार्कर के आंसर कैसे लिखना, तो 5 मार्कर के आंसर लिखते समय मैंने आपको कुछ चीज बताई कि आपको हेडिंग सब हेडिंग का यूज करना, शॉर्ट सेंटेंस बनाना, साथ ही साथ आपको अंडरलाइन जो हो, जो की पॉइंट हो उनको अंडरलाइन करना, उत्तर में ऑथेंटिसिटी डाला और सीक्वेंसिंग होना चाहिए और शब्द सीमा का पालन करना चाहिए। ये बात मैं आपको यहाँ पे बता रहा था, है ना, ये बात आपको बता रहा था। तो इन्हीं बातों को अपन देखते हैं यहाँ पे कि इन्हीं बातों का फॉलो इन कॉपियों में कैसे किया गया, या जो मैं बात बोल रहा हूँ वो कैसे अप्लाई होती है। तो उन्हीं बातों को बताया था कि जैसे जैसे एक क्वेश्चन पूछा गया, जैसे एक क्वेश्चन पूछा गया, ये अंकिता जी की कॉपी है, उसमें पूछा गया व्हाट आर द रीजन बिहाइंड फूड इनसिक्योरिटी डिस्पाइट ऑफ एडुकेट फूड प्रोडक्शन ऑफ द फूड ग्रेन इन इंडिया। भारत में फूड प्रोडक्शन पर्याप्त हो रहा, लेकिन उसके बाद भी फूड इनसिक्योरिटी का क्या रीजन है। तो फूड इनसिक्योरिटी के रीजन क्या बताया, तो ये क्या बताते हैं, ग्लोबल हंगर इंडेक्स के अनुसार इन्होंने पहले तो फूड इनसिक्योरिटी को दर्शाया कि भारत में टोटल 107 देश है, टोटल 107 देश है, और 107 देशों में अगर हम देखें तो भारत 94 पे आता है। मतलब हमारे यहाँ पे क्या है ना, यहाँ पे क्या है, वो आपका भारत में फूड इनसिक्योरिटी, उसका डाटा जो मैंने बताया ऑथेंटिसिटी होना चाहिए। ऑथेंटिसिटी को मैंने क्या बताया, उन्होंने बताया कि 18% जो फूड हो जाता है वो क्या हो जाता है, समाप्त हो जाता है। 18% जो फूड है वो कैसे हो जाता है, समाप्त हो जाता है। फिर हमने और क्या देखा इसमें, और हमने क्या देखा कि भाई उन्होंने डाटा बताया कि पल्स, ऑयल सीड, वेजिटेबल जो होते हैं वो कैसे समाप्त हो जाते हैं। तो डाटा किसान बता रहा है एक। दूसरा उसमें बताया जो की पॉइंट है, ये की पॉइंट को आपको क्या करना, अंडरलाइन करना। यही बात मैंने आपको यहाँ पे बताई थी, आप देख लीजिए। मैं जब बताया था तो ये बताया था अंडरलाइन करना, ऑथेंटिसिटी करना, और जो पॉइंट हो वो बहुत छोटे छोटे पॉइंट हो। इस बात में बहुत ध्यान रखेंगे बेटा, बहुत ध्यान रखेंगे, बहुत उसके साथ बोल रहा हूँ। एक्चुअल में आप लोग इस बात को अभी नहीं समझोगे, जब आप लगातार मेंस दे रहे होंगे और 2-4 बार आपका मेंस नहीं निकलेगा, तब आपको समझ नहीं आता कि हमारी कहाँ पे गलतियां हो रही होती हैं। तो ये जो है वो गलतियां हैं जो आपको नहीं करना। मैं बार बार कहता रहता हूँ, ढेर सारे लोगों से कहता हूँ कि भैया सेंटेंस को छोटे बनाओ, छोटे बनाओ, छोटे बनाओ। उनका ये कहना होता है कि सर सेंटेंस छोटे ही नहीं बनते। तो आप जब पढ़ रहे हो, जब नोट्स बना रहे हो, जब पॉइंट बना रहे हो, तो आप इस प्रकार के पॉइंट बना के सेंटेंस को छोटे छोटे बनाइए, ताकि आपके नंबर ऑफ पॉइंट यहाँ पे क्या हो जाए, बढ़ जाए। नंबर ऑफ पॉइंट यहाँ पे क्या हो जाए, बढ़ जाए। तो ये बात अपन ने ये देखी, ठीक है। तो एक तो एग्जाम्पल यहाँ पे देखा कि भाई अपन किस प्रकार से बता सकते हैं। तो या तो आपको नंबर ऑफ पॉइंट बहुत ज्यादा देना है, नंबर ऑफ पॉइंट की संख्या देख लीजिए कि एक 5 मार्कर का क्वेश्चन है, अब तो वो कितने मार्कर का क्वेश्चन होगा, अब तो ये 7 मार्कर का क्वेश्चन होगा। पहले ये क्वेश्चन जो होता था वो कितना होता था, 5 मार्कर का क्वेश्चन होता था। तो आप 5 मार्कर के क्वेश्चन में देखेंगे तो आपको पता चलेगा 5 मार्कर के क्वेश्चन में कि भाई उन्होंने क्या क्या यहाँ पे यूज किया। एक तो हमने इसको देखा, पहली बात यहाँ पे आपको देखी होगी, समझ आया होगा। अब इसके बाद हम अगला हिस्सा यहाँ पे देखेंगे, है ना। अगला हिस्सा यहाँ पे अमित कुमार जी की कॉपी में देख लेते हैं। अमित कुमार जी की कॉपी में देखें तो अमित कुमार जी की कॉपी में भी आपको ये नंबर ऑफ पॉइंट देखिए क्या अपनाया गया। भारत में लिखित संविधान अपनाने के कारण, भारत में क्वेश्चन था कि भारत में लिखित संविधान अपनाने के कारण क्या है, भारत में लिखित संविधान अपनाने के कारण क्या है, ये इनको क्वेश्चन दिया। इन्होंने इंट्रोडक्शन एकदम शॉर्ट वो कर दिया कि भारत में फ्रांस की तर्ज पर लिखित संविधान अपनाया गया। वहीं पे डिफरेंशिएट क्रिएट होगा, क्योंकि ये डिफरेंशिएट क्या बोल दिया, फ्रांस की तर्ज पर। ये बात तब आ पाती है जब आपकी समझ बढ़ आती है। कई सारे व्यक्ति ये बोलते हैं सर हमारी केवल आंसर राइटिंग में दिक्कत है। आंसर राइटिंग में दिक्कत तो है, वो तो बात मानते हैं, लेकिन आपके कॉन्सेप्चुअल क्लियरिटी भी तो नहीं है। ये बात के ज्यादातर बच्चे स्वीकार नहीं करना चाहते हैं। स्वीकार क्यों नहीं करना चाहते, क्योंकि वो एक प्रकार के भ्रम में रहते हैं। अब आपको जब फ्रांस पता होता है तभी तो यहाँ पे इंट्रोडक्शन लिखोगे। मैं बार बार बोलूंगा इंट्रोडक्शन में प्रभावशाली होना चाहिए, इंट्रोडक्शन में आपको कंटेंट आना चाहिए। चाहे ये कंटेंट की बात हो, चाहे ये कंटेंट की बात हो, ये कंटेंट कौन व्यक्ति लिख पाएगा
पढ़ाएंगे, जो ज्यादा पढ़ेंगे। तो आंसर राइटिंग करने का मूल फंडा है आपको पढ़ना। अब दिक्कत क्या होता है, बहुत सारे व्यक्ति पढ़ते ही नहीं है, सीधे सीधे आंसर राइटिंग में कूद जाते हैं। तो आंसर राइटिंग एक सीक्वेंस है, पढ़ना, नोट्स बनाना, याद करना, आंसर राइटिंग करना। अब जो नया ट्रेंड पिछले अभी से चालू हुआ वो क्या होता है, हमें केवल आंसर राइटिंग करना। तो वो नहीं करना, पढ़ो, समझो, इंटरप्रिटेट करो, उसको लगाओ। तो इन्होंने क्या लिख दिया, जो मैं बात बोल रहा था कि भारत में फ्रांस की तर्ज पर लिखित संविधान अपनाया गया। आप क्या लिखते हो कि भारत में लिखित संविधान अपनाने के कारण, तो पहला इंट्रोडक्शन लिखा, इंट्रोडक्शन के बाद हमने जो बात देखी थी कि भाई 1 2 3 4 5 6 7 8 और 9 पॉइंट इन्होंने लिखे हैं, शायद 8 पॉइंट लिखे हुए हैं। ये पॉइंट कैसे बनाए हैं, ये पॉइंट इन्होंने छोटे बनाए हैं। और भी देखें तो ये स्पष्टता के लिए, ऑथेंटिसिटी के लिए उन्होंने क्या बता दिया, एग्जाम्पल यहाँ पे दिया 7वीं अनुसूची। ऑथेंटिसिटी हर जगह पे वो ऑथेंटिसिटी अपनी दे रहा है, तो ऑथेंटिसिटी के लिए इन्होंने 7वीं अनुसूची दिया। एक बात और देख लेते हैं, और कुछ पॉइंट हमारे जो लग रहा हो, मिल रहा हो, तो आप उसको देखिए, है ना। यहाँ पे ये जो पॉइंट है, इसमें आप देखो तो प्रश्न क्या था कि शासन के 3 अंगों को लिखिए और उनमें आपस में अंतर संबंध बताइए, है ना, उनके आपस में अंतर संबंध बताइए। 4 दो था, तो शासन के 3 अंग कौन से होते हैं, शासन के 3 अंग कौन से होते हैं, उनके अंतर संबंध। तो इन्होंने 3 अंगों का केवल नाम इंट्रोडक्शन में दिया। 3 अंग में बताया कि भाई विधायिका, विधायिका क्या है, विधानों को निश्चित प्रक्रिया के आधार पर निर्माण, अनुच्छेद 78 80 81, ये विधायिका, विधायिका में हेडिंग दी, उसके बाद सब हेडिंग दी, और यहाँ पे उन्होंने क्या दे दिया, हेडिंग दे दी, सब हेडिंग दे दी, और सब हेडिंग देने के बाद उन्होंने आर्टिकल दे दिया। मैं बात समझ रहे हो, जो 2 चीजें मैंने बोली थी कि आपके आंसर में हेडिंग होना चाहिए, सब हेडिंग होना चाहिए, और ऑथेंटिसिटी होना चाहिए। यही बात मैं आपको बता रहा था, हेडिंग सब हेडिंग होनी चाहिए और ऑथेंटिसिटी होनी चाहिए। आप इस आंसर में हेडिंग सब हेडिंग और ऑथेंटिसिटी देख रहे हो। ऑथेंटिसिटी क्या, आर्टिकल से ऑथेंटिसिटी आती है। आर्टिकल आपने डाला तो वहां पे क्या नजर आएगा कि नहीं भैया इन्होंने ऑथेंटिक तरीके से अपना आंसर लिखा। फिर आपने क्या लिखा कि कार्यपालिका के निर्मित विधानों के लिए प्रत्याशित विधान कार्य संचालन, ये उन्होंने बोला कि भाई कार्यपालिका के विधान को मतलब क्रियान्वित करने के लिए आर्टिकल 75 74 75 का उल्लेख किया। न्यायपालिका बताया कि संविधान की व्याख्या के लिए, ये उन्होंने न्यायपालिका। फिर बाद में क्या बता दिया, बाद में क्या बता दिया कि वर्तमान में अनुच्छेद 179 न्यायिक पुनरावलोकन तथा जनहित याचिका के माध्यम से न्यायपालिका अधिक शक्तिशाली हो गई। ये उन्होंने अपना निष्कर्ष दे दिया कि कार्यपालिका के या सरकार के अंगों में आपसी अंतर संबंध बताइए। तो अंग क्या है, संबंध क्या, और आखिर में निष्कर्ष क्या है, ये एक बेस्ट उत्तर के रूप में आप इसको देख सकते हो। मेरी बात समझ पा रहे हो इसको। मैं आंसर राइटिंग पे जोर क्यों दे रहा हूं, क्योंकि आज का क्लास का भी आंसर राइटिंग का मात्र समय था आधा घंटा, हम लगभग उसमें 1 घंटे सवा घंटे के आसपास हो गए, क्योंकि मुझे पता है कि पढ़ लोगे, जैसे जैसे हम पढ़ाएंगे पढ़ते जाओगे, पढ़ तो लोगे, लेकिन पढ़ने के साथ साथ आंसर राइटिंग को भी आपको करना है, दोनों चीजों का बैलेंस बनाना। ये कब आ पाएगा, ये कॉन्सेप्ट कब आ पाएगा, जब आपको आर्टिकल 137 के बारे में पता हो। तो आर्टिकल 137 लिखने के पहले जरूरी है पढ़ा हो, लेकिन जो पढ़ा हो उसको अप्लाई कैसे करना, उन दोनों में सामंजस्य आप बना के रखना। अगला मैंने एक और शब्द यहाँ पे बोला था आंसर राइटिंग करने में, आंसर राइटिंग करने में कि हेडिंग सब हेडिंग का यूज करेंगे। उसके बाद हम शॉर्ट कारण बताएंगे हेडिंग और सब हेडिंग का यूज कैसे करना, वो एक बार और बता देता हूँ कि यहाँ पे क्वेश्चन था कि संविधान सभा का आलोचनात्मक मूल्यांकन कीजिए। तो संविधान सभा का एक इंट्रोडक्शन दिया, इंट्रोडक्शन देने के बाद आलोचना। तो आलोचना में उन्होंने क्या क्या बिंदु बताया, तो आलोचना में बहुसंख्यकों का समाज, समय लेने वाली संस्था, और फिर इसका मूल्यांकन कर दिया, एक मूल्यांकन कर दिया, एक मूल्यांकन यहाँ पे उन्होंने इसका किया। मूल्यांकन जब किया तो यहाँ पे भी क्या दी है, हेडिंग सब हेडिंग दी है। मूल्यांकन जब किया तो यहाँ पे क्या दी गई है, हेडिंग और सब हेडिंग दी गई है। इस बात को भी आप थोड़ा सा समझने का प्रयास करेंगे, इस बात को भी आप थोड़ा सा समझने का प्रयास करेंगे। तो ये चीजें जो थी वो अपनी कॉपी में जब भी आप आंसर राइटिंग करें, तो आंसर राइटिंग करते समय आप अपनी कॉपी में इन चीजों को डालने का प्रयास करें। ठीक है, आंसर राइटिंग करते समय इन चीजों को डालने का प्रयास करें। अब एक नई चीज है जो इन दोनों कॉपी में नहीं मिलेगी, क्योंकि ये दोनों जो उत्तर लिखे गए हैं वो किस फॉर्मेट में लिखे गए थे, पुराने फॉर्मेट में 5 मार्कर के अनुसार। अब हमें किस फॉर्मेट में लिखने हैं, 7 मार्कर के अनुसार। अब हमें क्या लिखना है, 7 मार्कर के अनुसार। तो 7 मार्कर के अनुसार जब हम लिखेंगे तो हमें क्या करना कि जब भी हम 7 मार्कर के अनुसार लिखें तो हम क्या कर लें बेटा, इसमें जब भी हम 7 मार्कर के अनुसार लिखें तो एक कंक्लूजन देने का प्रयास करें। हम क्या कर लें, एक कंक्लूजन देने का प्रयास कर लें। जब हम कंक्लूजन देंगे, है ना, जब हम कंक्लूजन देंगे तो हमें कंक्लूजन क्या दें, है ना, हमें कंक्लूजन क्या दें। तो कंक्लूजन देने में आपको जो प्रयास
करना है ना, कंक्लूजन देने में आपको जो प्रयास करना है वो ये प्रयास करना कि भाई आपका जो कंक्लूजन हो वो ऑथेंटिक हो। कंक्लूजन में आपने जो प्रश्न में दी गई बातें हैं वो प्रश्न की सारी बातें उसमें समाहित हो रही हो, प्रश्न की सारी बातें यहाँ पे समाहित हो रही हो, तो प्रश्न को सर्वांगीण तरीके से आपका कंक्लूजन बताना चाहिए, एक बात। दूसरा, जो उत्तर के अंदर आप कंक्लूजन में डाटा फैक्ट दे सकते हो, और साथ ही साथ अगर संभव हो तो आप उसमें क्या दे सकते हो, उसमें कोई समाधान या कोई निष्कर्ष प्रदान कर सकते हो। कोई एक प्रकार से हम देखें कोई समाधान उसमें प्रस्तुत कर सकते हैं, है ना, कोई समाधान उसमें प्रस्तुत कर सकते हैं, साथ ही साथ उसमें कोई निष्कर्ष भी हम प्रस्तुत कर सकते हैं, कोई समाधान प्रस्तुत कर सकते हैं, कोई निष्कर्ष प्रस्तुत कर सकते हैं। तो इन बातों को भी आप यहाँ पे अपने कंक्लूजन में देने का प्रयास करेंगे, इन बातों को भी आप अपने कंक्लूजन में देने का प्रयास करेंगे। चूंकि यहाँ पे कंक्लूजन इसमें तो नहीं दिख रहा है, लेकिन इन लोगों को अगर हम देख लेते हैं, मैं आपको इनके क्या दिखा देता हूँ 11 मार्कर, कि 11 मार्कर में इन्होंने कैसे कंक्लूजन लिखा होगा। तो 11 मार्कर के कंक्लूजन को हम यहाँ पे थोड़ा सा देख लेंगे और 11 मार्कर के कंक्लूजन को थोड़ा सा समझने का प्रयास करेंगे कि 11 मार्कर में किस प्रकार से इन्होंने कंक्लूजन लिखा होगा। थोड़ा सा समझ लेते हैं कि भाई ये भी आपको क्या होता। तो पहले मतलब कंक्लूजन लिखने को केवल यहाँ पे बोला जाता था कि भाई 11 मार्कर में आप कंक्लूजन लिखिए, है ना, आप 11 मार्कर में कंक्लूजन लिखे। तो उसको हम थोड़ा सा देखेंगे कि भाई इन्होंने 11 मार्कर में कहीं पे कंक्लूजन लिखा है क्या, ये है ना। तो क्वेश्चन क्या है उसको अपन थोड़ा सा देख लेते हैं। क्वेश्चन क्या है वो समझेंगे। क्वेश्चन यहाँ पे कुछ ऐसा होगा कि संविधान क्या है, संविधान का महत्व लिखिए, और संविधान का महत्व लिखने के बाद वहां पे संविधान का महत्व, तो इन्होंने इसमें कंक्लूजन दिया है कि संविधान की प्रस्तावना के महत्व, इस प्रकार संविधान की प्रस्तावना संविधान के निर्वचन का प्रमुख आधार है। कई प्रमुख वाद जैसे कि बेरोबारीवाद, गोलकनाथवाद आदि प्रस्तावना की महत्ता में अभिव्यक्ति करते हैं। क्वेश्चन क्या बोला गया था कि संविधान की प्रस्तावना का महत्व लिखिए, तो इन्होंने संविधान की प्रस्तावना को निष्कर्ष के रूप में यहाँ पे बताया कि संविधान की प्रस्तावना को निष्कर्ष के रूप में बताया गया है। एक कंक्लूजन इस प्रकार से हो सकता है ना, एक कंक्लूजन इस प्रकार से हो सकता है। दूसरा कंक्लूजन है ना, यहाँ पे इन्होंने कंक्लूजन नहीं दिया, इसमें इनकी कमी रही होगी। लोकतांत्रिक शासन पद्धति में इंट्रोडक्शन को दे दिया, लेकिन हो सकता है समय कम रहा हो तो समय यहाँ पे इन्होंने कंक्लूजन नहीं दिया। उसके बाद हमारा अगला यहाँ पे प्रश्न होता है, अगला प्रश्न था, क्योंकि ये जरूरी नहीं है कि टॉपर जो लिख रहे हैं हर जगह पे वो इंट्रोडक्शन और कंक्लूजन दे दे, है ना। तो आप अगर ये देखोगे तो अगला प्रश्न जो था उसमें भी ये कंक्लूजन तो नहीं दे पाए हैं, क्योंकि पहले क्या होता था कि जब आपका जो 19 वाला मेंस था उसमें बहुत ज्यादा लिखना था, तो शायद हो सकता है कि इन्होंने इंट्रोडक्शन बहुत ज्यादा दे दिया, लेकिन यहाँ पे इन्होंने कंक्लूजन नहीं दिया है, यहाँ पे इन्होंने कंक्लूजन नहीं दे पाए हैं। देखते हैं इनकी कॉपी में हमें इंट्रोडक्शन के साथ कंक्लूजन मिल रहा है या नहीं मिल रहा, और उसके आधार पर हम थोड़ा सा समझ लेंगे कि भाई क्या किया जा सकता है। तो है ना, इनकी कॉपी में जो है वो कंक्लूजन आपका यहाँ पे, हाँ कंक्लूजन शायद ये शॉर्ट में इन्होंने कंक्लूजन यहाँ पे दिया है, ये शॉर्ट में दिया है ना। इसमें कंक्लूजन इनका क्या था, बहुत शॉर्ट में दिया गया। यहाँ पे जो कंक्लूजन थे वो एफर्ट के रूप में इन्होंने दे दिया, कंक्लूजन को एफर्ट के रूप में दे दिया। क्वेश्चन क्या था, क्वेश्चन जो था वो हमारा फूड प्रोसेसिंग था। व्हाट इज द फूड प्रोसेसिंग, व्हाट इज द यूजफुलनेस ऑफ increasing possibility in the food processing industry of the income of farmer, है ना, फार्मर की इनकम बढ़ाने में फूड प्रोसेसिंग इंडस्ट्री का क्या वो है, मतलब योगदान है। तो आखिर में उन्होंने कुछ वहां पे इनोवेटिव काम किया, और इनोवेटिव काम को करते हुए इन्होंने क्या कर दिया, ये इसको कंक्लूजन के रूप में दिया। तो ये मेरा कुछ व्यू था कि भाई आपको क्या देना चाहिए, कंक्लूजन देना चाहिए। तो हमने आज जो समझा है ना, वापस से आप आइए, हमने जो आज समझा कि भाई कंक्लूजन कैसे देते हैं, हमने आज ये समझा कि कंक्लूजन कैसे देते हैं, और उस कंक्लूजन को बेहतर तरीके से देने की बात हमारे द्वारा यहाँ पे की गई कि जब भी आपका 5 मार्कर का प्रश्न पूछा जाए, जब भी आपका 5 मार्कर का प्रश्न पूछा जाए, जब भी आपका 11 मार्कर का प्रश्न पूछा जाए, तो आपको 5 मार्कर के प्रश्न में एक इंट्रोडक्शन लिखना है, इंट्रोडक्शन के बाद आपको एक बॉडी लिखना है, बॉडी के बाद आपको क्या लिखना है, कंक्लूजन लिखना है। इंट्रोडक्शन, बॉडी, एक कंक्लूजन लिखना है। ये हमारे 7 मार्कर का जो प्रश्न होगा, 5 और 7 है ना, ये आपका 7 मार्कर होगा। तो 7 मार्कर में आपको इस प्रकार से लिखना रहेगा। ये लिखना सीखे हैं बेसिक तरीके से। मैं क्यों इस बात पे जोर दे रहा हूँ, बार बार वही रिपीट कर रहा है, क्योंकि आप पहले एक अप्रोच को समझें,
जब आप पढ़ें तो इसी अप्रोच के साथ पढ़ें कि कौन सा प्रश्न 5 मार्कर में आ सकता है। उस 5 मार्कर के प्रश्न का इंट्रोडक्शन आप बनाएं, कंक्लूजन आप बढ़ाएं। टॉपिक हम पूरा कवर करवाएंगे, टॉपिक एक एक कवर करेंगे, लेकिन उसकी बेसिक अप्रोच आपको पता होना चाहिए बेटा। तो ये हमारा जो था वो हमने देखा। तो ये आज की आंसर राइटिंग में हमने 5 मार्कर को देखा। अब इस 5 मार्कर को देखने के बाद आपके जो कुछ प्रश्न है ना, आज जो कुछ प्रश्न दिए गए थे उन प्रश्नों को भी कवर कर लेते हैं। आज आपको कौन कौन से प्रश्न दिए गए थे उन प्रश्नों को हम यहाँ पे थोड़ा सा देखते हैं कि आपने उनको क्या लिख के भेजा और उनमें क्या क्या कवर करना चाहिए। थोड़ा सा समय आज ज्यादा गया, आगे से कोशिश करेंगे समय इसमें थोड़ा कम लगे। लेकिन देखिए वो बात जो मैंने पहले दिन बोली थी, आप सबसे हमेशा बोल रहा हूँ कि आपको पीएससी में तैयारी करना है तो समय देना ही पड़ेगा। बगैर समय दिए ना तो आपको मैं शॉर्ट में ये बता सकता हूँ ना, या आप 5 मिनट में इनको सुन भी लेंगे तो आपको बहुत ज्यादा प्रोडक्टिव या बहुत ज्यादा यूजफुल नहीं हो पाएंगे। तो आपको क्या करना है, इसको एक प्रकार से अगर हम देखें तो आपको इसको समय देना ही पड़ेगा। आप जितना समय देंगे उतनी ही ज्यादा आपकी समझ बढ़ेगी, है ना। आप क्या करेंगे, जितना ज्यादा समय देंगे उतनी ज्यादा समझ बढ़ेगी, और जितनी ज्यादा आपकी समझ बढ़ेगी, है ना, जितनी ज्यादा आपकी समझ बढ़ेगी उतनी ज्यादा आप बेहतर तरीके से क्या उत्तर लिख पाएंगे। तो आज के कुछ उत्तर थे, उन उत्तरों को देख लेते हैं कि आज के उत्तरों पे क्या क्या आंसर लिखे जाना चाहिए था। तो आज पहली बात की सभी साथी, क्योंकि अभी तक कॉपी मात्र मैं ये मान के चल रहा हूं कि भाई पढ़ने के लिए बहुत सारे लोग क्या उम्मीद है कि हम पढ़ेंगे पढ़ेंगे पढ़ेंगे, लेकिन कॉपी मात्र 4 या 5 लोगों ने भेजी, यही दिक्कत होती है। तो आप लोग लिखें, अगर आप लोग लिखेंगे नहीं तो दिक्कत क्या होगी, दिक्कत क्या होगी कि आप कुछ और काम करते रहेंगे, कुछ और सुनते रहेंगे, वो सुनते सुनते ही आपके सारा समय खराब हो जाएगा। आप आज आपको वीडियो अच्छा लग रहा होगा, आपका प्लान ये बन रहा होगा कि इस वीडियो को सेव करेंगे और आज से हम, है ना, आप में से दिल से बताओ कितने लोग ये सोच रहे हैं कि बातें तो अच्छी लगी लेकिन हम एक समय पे इसको अप्लाई करेंगे, जरूर अप्लाई करेंगे। तो ये अप्लाई जीवन भर में नहीं होता, क्योंकि यही अंतर क्रिएट करता है। जो सेलेक्ट होते हैं और जो नहीं हो पाते हैं, जो उस प्रोसेस में बने रहते हैं, उनमें एक अंतर बहुत कॉमन हो जाता है। वो अंतर क्या हो पाता है कि कुछ व्यक्ति इस बात को कर लेते हो, ज्यादातर व्यक्ति सोचते ही रहते हैं कि हाँ यार ऐसा किया जाएगा, हाँ हम ऐसा करेंगे। तो ये चिंता उनके बीच में बनी रहती है। तो आज मैंने जो आपको प्रश्न दिए थे वो आपको मैंने कुल मिला के 9 प्रश्न दिए थे, 9 प्रश्न दिए थे, आप लोगों ने लिख के भेजे हैं। उन लिख के भेजे हुए प्रश्नों में आपको क्या क्या लिख के भेजे तो उनको अपन एक बार देख लेते हैं। और एक आध कॉपी को मैं रेंडम तरीके से वो उठा ले, कॉपी उठाने में फिर दिक्कत होगा, रोज वो कमेंट करेंगे, है ना। एक्चुअली में अलग अलग प्रकार की समस्याएं होंगी। जैसे मैंने किसी एक की कॉपी उठा के यहाँ पे डिस्कस किया तो बाकी लोग बोलेंगे कि सर हमारी कॉपी को उठा के आप नहीं करते हो, हमसे पर्सनली आपकी दुश्मनी होती है, तो मैं उसको फिर उठाते ही नहीं। चलो एक को ले लेते हैं, है ना, एक को ले लेते हैं। नहीं तो फिर वो रोज बोलते हैं कि सर आपने हमारी कॉपी को नहीं उठाया तो आप हमसे व्यक्तिगत बुक करते हो। तो वो रीजन नहीं, एक कॉपी के आधार पे अपन उसको क्या कर सकते हैं, बेहतर बता सकते हैं। बाकी कॉपी चेक होके आपको प्रत्येक कॉपी मिलेगी, है ना, कॉपी चेक होके प्रत्येक कॉपी मिल जाएगी, लेकिन एक कॉपी के आधार पे यहाँ पे आपको जो मिल जाएगा। ठीक है, अब यहाँ पे पहला प्रश्न था राष्ट्र क्या है ना, राष्ट्र क्या है। तो इन्होंने राष्ट्र को बताया, एकदम परफेक्ट तरीके से लिखा, बहुत बढ़िया। राष्ट्र शब्द की उत्पत्ति रज धातु से हुई है। इसका अर्थ है राजते, दीप्तते, प्रत्याशते, शोभते इति राष्ट्रम। बहुत बढ़िया, इन्होंने पढ़ाई की है, बहुत अच्छा है। नम्रता ने पढ़ाई की, तो उन्होंने क्या बोला कि राजते, दीप्तते, प्रकाशते, शोभते इति राष्ट्रम, अर्थात जो स्वयं दीप्तिमान होने वाला वह राष्ट्र है, अर्थात जो स्वयं दीप्तिमान है वह राष्ट्र है। ये एकदम सही तरीके से यहाँ पे लिखा गया है, ये एक परफेक्ट तरीके से यहाँ पे इन्होंने राष्ट्र को बताया, इसमें कोई भी दिक्कत नहीं है, इसमें अंक भी लगभग पूरे आपको मिलना चाहिए। उसके बाद राष्ट्र, है ना, राष्ट्र और देश क्या है, ये थोड़ा सा इन्होंने गड़बड़ कर दी। तो पहला प्रश्न का उत्तर एक ये होगा। दूसरी एक और परिभाषा, ये तो राष्ट्र के अनुसार परिभाषा दी गई। अगर आप इंग्लिश मीडियम के हो तो आप हो सकता है नेशन के अनुसार परिभाषा लिख दो। तो क्या लिख सकते हैं कि एक राष्ट्र भाषा, इतिहास, निर्जातीयता, संस्कृति जैसी साझा विशेषताओं का एकजुट लोगों का समूह है, वो भी आप बता सकते हो। लेकिन मुझे लगता है कि ये वाला आंसर आपका जो होगा वो परफेक्ट आंसर यहाँ पे माना जाएगा। तो ये आंसर तो सही है। फिर आपका अगला प्रश्न था राष्ट्र और देश क्या है, राष्ट्र और देश क्या है। तो राष्ट्र तो आपने बता दिया कि राष्ट्र वह समूह है ना, वह समूह जो आपस में सजातीय घनिष्ठता
और द्वारा अभिन्न महसूस करते हैं, मतलब सजातीय घनिष्ठताओं के द्वारा जो लोग आपस में मिल जाते हैं, जो लोग एकजुट होते हैं, वो क्या कहलाते हैं? राष्ट्र कहलाते हैं। जबकि 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 देश क्या होता है? देश एक भौगोलिक क्षेत्र है जिसकी अपनी सीमाएं होती है। देश क्या है? तो जबकि आप लिख लीजिए कि देश क्या है? देश एक भौगोलिक क्षेत्र है। आप क्या लिख लीजिए इसी आंसर में? ये आंसर मैं इसको सही मान रहा हूं, ये आंसर मैं सही मान रहा हूं। जिन लोगों ने यहाँ पे नहीं लिखा तो क्या लिखोगे कि राष्ट्र, इसमें आप क्या लिख सकते हो कि राष्ट्र वह समूह है जो आपस में सजातीय घनिष्ठताओं के द्वारा अभिन्नता या अभिन्न रूप से महसूस करते हैं। वो अपने आप को क्या महसूस करते हैं? अभिन्न महसूस करते हैं, इसके बिना असंतुष्ट महसूस करते हैं। ये भी लिख सकते हो। या आप क्या बोल सकते हो कि राष्ट्र समान विशेषताओं वाले लोगों का समूह है। राष्ट्र क्या है? समान विशेषताओं, समान उद्देश्य, समान सिद्धांत, समान आदर्श वाले लोगों का समूह है। राष्ट्र समान उद्देश्य वाले लोगों का समूह है। ये आप क्या लिख सकते हो? यहाँ पे लिख सकते हो। जबकि देश क्या है? तो देश है ना, देश क्या है? तो देश एक भौगोलिक क्षेत्र है जिसकी अपनी सीमा और क्या होती है? देश एक भौगोलिक क्षेत्र है। जबकि देश क्या है? एक भौगोलिक क्षेत्र। देश क्या है? एक भौगोलिक क्षेत्र है जिस भौगोलिक क्षेत्र की क्या होती है? अपनी सीमा होती है। जिस भौगोलिक क्षेत्र की अपनी क्या होती है? सीमाएं होती हैं। देश क्या है? एक भौगोलिक क्षेत्र है जिसकी अपनी एक सीमाएं होती हैं। ये आप देश में लिख दोगे, क्योंकि वो शॉर्ट में लिखना तो इतना ही लिखा जा सकता है ना। देश पे बहुत कुछ बोला जा सकता है, लेकिन अभी क्या है कि आपको बहुत सीमित तरीके से इसको लिखोगे। फिर आपका अगला प्रश्न हुआ कि राष्ट्र शब्द की उत्पत्ति कैसे हुई। तो देखो दो बात है कि राष्ट्र शब्द की उत्पत्ति अगर हिंदी के राष्ट्र की देखें तो रज धातु से हुई है, जिसका अर्थ है राज्यते, दिव्यते, प्रकाशते, शोभते, इति राष्ट्रम। ये एकदम सही लिखा हुआ। लेकिन अगर राष्ट्र के इंग्लिश नेशन से देखें, है ना, राष्ट्र के इंग्लिश अगर हम देखें और नेशन से अगर हम देखें, तो नेशन की कल हमने बात देखी कि भाई नेशन का जो जन्म हुआ, नेशन शब्द का जो अर्थ हुआ, उत्पत्ति हुई, वो कहां से हुई? नेशियो। तो आप इसको दो चीजें यहाँ पे लिखे, आप यहाँ पे दो चीजें लिखे कि हिंदी के राष्ट्र शब्द की उत्पत्ति रज धातु से हुई है, वहीं पे नेशन की उत्पत्ति, इंग्लिश के नेशन की उत्पत्ति नेशियो से हुई है, जिसका अर्थ है जन्म लेना। ठीक है, जिसका अर्थ है जन्म लेना। तो ये आपका उत्तर परफेक्ट हो जाएगा, ये उत्तर, ताकि अपन ने राष्ट्र हिंदी और इंग्लिश दोनों को बता दिया कि भाई राष्ट्र की उत्पत्ति कहां से हुई है, नेशन की उत्पत्ति कैसे हुई। दोनों बातों को आपको यहाँ पे बताया कि राष्ट्र और नेशन की उत्पत्ति कहां से हुई है, वो दोनों को यहाँ पे बताया। ठीक है, अब यहाँ पे अगला प्रश्न जो था, डॉक्टर ए.एल. बाउल के अनुसार समंग को परिभाषित कीजिए, है ना। समंग के अब परिभाषित कीजिए। तो क्या बोला कि समंग किसी अनुसंधान से संबंधित अंकों, अनुसंधान से संबंधित अंकों, व्यक्त किए गए तत्वों के विवरण, व्यक्त किए गए तत्वों के विवरण तथा उनके डाटा को कहते हैं जिन्हें एक दूसरे से संबंध में रखा जा सकता है, जो एक दूसरे से कैसे होते हैं? संबंधित। ये तो शायद कल शुभम सर ने बताई होगी, आई थिंक इन्होंने बहुत अच्छे से याद भी कर लिया, है ना। तो एक नम्रता के लिए बधाई कि आप बहुत अच्छे से पढ़ रहे हो। बाकी व्यक्ति भी ऐसा ही पढ़े, है ना। मैं ये नहीं बोल रहा हूँ कि आप नहीं पढ़ रहे हो, लेकिन अंतर यहीं पे क्रिएट होने लगता है बेटा। पहले दिन से स्पष्ट रूप से टीचर को अंतर समझ आता है कि हाँ यार, मान लो 50 व्यक्ति 500 व्यक्ति क्लास में आ रहे हैं, उनमें से 5 व्यक्ति पढ़ रहे हैं, पहले ही दिन से वो डिफरेंस चेयरसन क्रिएट होने लगता है। आप पहले दिन से अपने दिल में बहाने बनाने लगते हो, पहले दिन से नई नई आपको समस्याएं आ जाती है कि आज तो हमें क्लास समझ ही नहीं आई, आज तो हमें क्या हुआ, आज तो हमें काम आ गया, आज हम नहीं लिख पाए, कल हम लिखेंगे, परसों हम लिखेंगे। ये बहाने जो होते हैं ना, वो पहले दिन से क्रिएट होने लगते हैं। सब कॉन्शियस आपके जब क्रिएट होंगे तो यहाँ से क्या होता है, आपका जो डाउनफॉल वो वहीं से शुरू हो जाता है। आप शुरुआत ही करते हो, आप पहले दिन ही, है ना, पहले दिन तो बच्चों में इतना उत्साह होता है ना। ऑफलाइन और ऑनलाइन में बस यही अंतर है, आज ऑफलाइन में आएंगे, क्लास में आएंगे, हर एक बच्चे से लिखवाएंगे, वो क्या होगा उसमें अंतर यही होता है। क्योंकि मैं देख रहा हूँ कि हमारे लगभग यहाँ पे 100 के आसपास बच्चे हैं, है ना, शायद 100 के आसपास टोटल है। ग्रुप में ही अभी आधे नहीं जुड़े, और लिखने वालों की संख्या हुई है 5। तो अब ये अंतर है मेरे पास, यहाँ से यही तो सिलेक्शन के रेशो होता है। 1 लाख लोग फॉर्म भरेंगे, 5000 लोग क्या होंगे उसमें मेंस देंगे, उनमें से अल्टीमेट 300 लोग चयनित होंगे। वो सीधे सीधे दिखता है, कोई अंतर ही नहीं होता कि भाई पढ़ने वाले और एक्चुअल में काम करने वालों में कितना डिफरेंस है। मैं अभी सभी को बोल रहा हूँ, आपको थोड़ा सा बुरा लगना चाहिए मेरी बातों का, अगर आपने लिख के नहीं भेजा है तो, है ना, अगर आपने लिख के नहीं भेजा और केवल इसको देख रहे हैं, सुन रहे हैं, क्योंकि वापस से बेटा ऐसे कैसे काम चलेगा। आप अगर पहले ही दिन इसलिए इतनी लापरवाही करोगे। इनका उत्तर ये अच्छा है, इन्होंने बहुत अच्छा लिखा। अब आपका अगला प्रश्न यहाँ पे बोला गया था, है ना, तो ये उत्तरों को मैं यहाँ पे मतलब सीधे इनके आधार पर ही बता दे रहा, इनके आधार पर जो अपडेट करना वो अपडेट भी मैं यहाँ पे बता दे रहा कि अपडेट क्या करना, आप वो अपडेट कर लेंगे, है ना। और ये सीधे सीधे कल क्लास में तो लिख पाए गए, तो कोई इशू तो है ही नहीं, है ना। दूसरा प्रश्न था समष्टि समाजशास्त्र और व्यष्टि समाजशास्त्र क्या होता है। तो समष्टि समाजशास्त्र क्या होता है,
व्यापक समाजशास्त्र जिसमें पूरे समाज का अध्ययन किया जाता है। व्यष्टि समाजशास्त्र जिसमें किसी एक व्यक्ति विशेष का अध्ययन किया जाता है, जिसमें किसी मनुष्य के व्यवहार का अध्ययन किया जाता है। तो पूरे समाज का जो अध्ययन किया जाएगा वो क्या हो जाएगा, समष्टि अर्थशास्त्र, जिसमें हम क्या बोलेंगे, पूरे समाज का अध्ययन करेंगे, है ना, जिसमें लार्जर ग्रुप का अध्ययन करेंगे, वो आपका क्या हो जाएगा, मैक्रो इकोनॉमी, लार्जर ग्रुप का। और जिसमें हम इंडिविजुअल बिहेवियर का अध्ययन करेंगे वो आपका क्या हो जाएगा, व्यष्टि समाजशास्त्र। तो एक बात बढ़िया है, जिसमें किसी विशेष व्यक्ति के व्यवहार का भी आप यहाँ पे शब्द यूज कर सकते हैं, व्यक्ति विशेष के व्यवहार का अध्ययन किया जाता है, विशेष का अध्ययन किया जा सकता है, खासकर उसके व्यवहार का आप इंडिविजुअल आधार पर जो अध्ययन करते हो वो अध्ययन क्या कहलाता है, वो अध्ययन क्या कहलाता है, वो आपका व्यष्टि अर्थशास्त्र कहलाता है, व्यष्टि अर्थशास्त्र कहलाता है। अगला आपका जो प्रश्न था, है ना, अगला प्रश्न यहाँ पे था, समाजशास्त्र के जनक किसे माने जाते हैं। तो समाजशास्त्र के है ना, अगस्त काम्ट को माना जाता है ना, अगस्त काम्ट को माना जाता है। ये भी कल धीरेन्द्र सर ने आपको पढ़ाया होगा, जिनके अनुसार समाजशास्त्र सामाजिक व्यवस्था प्रगति का विज्ञान है। आप केवल इतना भी लिखते हैं कि समाजशास्त्र का जनक अगस्त काम्टे को माना जाता है तो भी आपका उत्तर परफेक्ट होता है। ये आपने लिख दिया, उससे कोई समस्या नहीं है, कोई समस्या नहीं है। अगर आप बर्नौली भी लिखना चाहें तो भी कोई समस्या नहीं है। किसको माना जाता है, अगस्त काम्टे को माना जाता है। फिर आपका 7वां प्रश्न था, फिर आपका 7th नंबर का प्रश्न था कि मनुष्य सामाजिक प्राणी है, इस कथन को स्पष्ट कीजिए। मनुष्य सामाजिक प्राणी है, मैन इज द सोशल एनिमल, मैन इज द सोशल एनिमल, इस कथन को स्पष्ट कीजिए। तो मनुष्य समाज में रहता है। अच्छा, इसको आप बिंदुवार ले सकते थे, इसको बिंदुवार, पहले बिंदु, दूसरा बिंदु, तीसरा बिंदु, चौथा बिंदु, पॉइंट वाले लिख सकते थे। सामाजिक प्रणाली, तो क्या होता है, मनुष्य सामाजिक प्रणाली क्यों है, क्योंकि वो सामाजिक क्रियाकलाप करता है ना, क्या करता है, वो सामाजिक क्रियाकलाप करता है। एक बात है ना, सामाजिक क्रियाकलाप करता है ना, वो सामाजिक क्रियाकलाप करता है। दूसरा क्या होता है ना, दूसरा क्या होता है कि मनुष्य समाज पर निर्भर होता है, विभिन्न भाषा में सामाजिक संबंधों को निभाता है ना। ये थोड़ा सा और इसको मतलब मुझे ये लगता है नम्रता कि आंसर और बेहतर हो सकता था। यहाँ पे आपने लिख तो बहुत सारा दिया, लेकिन जो एसेंस है वो एसेंस जितना इफेक्टिव आना चाहिए उतना इफेक्टिव नहीं आया। तो आप क्या लिख सकते हो, मनुष्य सामाजिक क्रियाकलाप करता है। दूसरा, मनुष्य समाज पर निर्भर होता है या एक दूसरे पर निर्भरता होती है, तो क्रियाकलाप करता है। दूसरा आपका क्या हो जाएगा, मनुष्य समाज पर निर्भर होता, मनुष्य समाज पर निर्भर नहीं होता। और समाज के बगैर मनुष्य पनप नहीं सकता, और मनुष्य के बगैर समाज पनप नहीं सकता है। मनुष्य के बगैर समाज नहीं पनप सकता और समाज के बगैर मनुष्य नहीं पनप सकता। तो आप इसको थोड़ा सा बेहतर तरीके से पॉइंट देके लिख सकते थे, है ना, बेहतर तरीके से पॉइंट देके लिख सकते थे। तो नम्रता आपका आंसर और बेहतर होता, आपका आंसर यहाँ पे और बेहतर होता। भारतीय समाज की असमानताओं पर चर्चा कीजिए। अब ये क्वेश्चन तो ऐसा है जो आना चाहिए 10 मार्कर में, जो आना चाहिए 7 मार्कर में, लेकिन यहाँ पे कितने मार्कर में आया, वो 3 मार्कर में, 2 मार्कर में पूछ लिए। तो अब इसको आपको देखना है कि क्या है। तो समाज में असमानता, तो भारत में जाति, धर्म, भाषा, संप्रदाय के लोग रहते हैं जिनके बीच में रीति रिवाज, परंपरा और खाने पीने की असमानता। हाँ, लगभग यही असमानताएं होंगी, लगभग यही असमानता है कि भारत में कई आधारों पर हम असमानताओं को देख सकते हैं। वो जाति के आधार पर असमानता, जैसे एक जाति उच्च एक जाति निम्न है, तो आप कुछ बिंदु बता सकते हो कि भारत में जातिगत असमानता है ना, यह कास्ट सिस्टम। जातिगत असमानता में क्या है, उच्च जाति और निम्न जाति, उच्च जाति और निम्न जाति की असमानता हो गई, है ना। भारत में वर्गीय असमानता कि उच्च वर्ग जो धनवान वर्ग है और आपका निर्धन वर्ग है ना, निर्धन वर्ग है, तो ये दोनों वर्ग होगा। तीसरा वर्गीय असमानता। चौथी जो असमानता है वो आपकी कौन सी हो गई, है ना, जातीय समानता, वर्गीय असमानता। धार्मिक असमानता, अलग अलग धर्म के लोग है ना। क्षेत्रगत असमानता, अलग अलग क्षेत्र में अलग अलग लोग रहते हैं, तो इनके सामने की पॉइंट डालो भाई। जातिगत असमानता, उच्च जाति निम्न जाति, उच्च जाति निम्न जाति, वर्गीय असमानता, उच्च वर्ग निम्न वर्ग, धार्मिक असमानता, है ना, हिंदू धर्म मुस्लिम धर्म, और अगर हम देखें क्षेत्रीय असमानता, है ना। तो ये आपको मतलब मैं केवल की पॉइंट बता रहा हूं, यहाँ पे पूरा ये नहीं बताया कि मॉडल आंसर मैं आपको छाप के दे रहा हूं, मैं अप्रोच दे रहा हूं। अप्रोच क्यों दे रहे हैं, क्योंकि इसको पढ़ाया तो कल डिटेल में गया होगा, है ना, कल समझाया आपको डिटेल में गया होगा, तो आप उसे क्या करें, है ना, आपको उसको क्या करना, यहाँ पे सीधा सीधा उतार देना। उसके बाद आपका समाजशास्त्र किसे कहते हैं, तो मैकाइवर और पेट के अनुसार समाजशास्त्र सामाजिक संबंधों का विषय है जिसमें सामाजिक संबंधों का जाल है जिस समाज में हम रहते हैं। तो इन्होंने क्या बताया, समाजशास्त्र क्या है, तो समाजशास्त्र की परिभाषा इन्होंने दे दी। मैकाइवर पेज के अनुसार इन्होंने वहां पर समाजशास्त्र की परिभाषा दे दी। तो ओवरऑल तरीके से मैं बोलूंगा आज के हिसाब से, तो आज के हिसाब से जो नम्रता ने लिखा वो काफी बेहतर तरीके से लिखा है ना। नम्रता ने जो लिखा वो यहाँ पे काफी बेहतर तरीके से लिखा। बाकी जो साथी है उनकी कॉपी पे ग्रुप में हम चेक करके भेज देंगे, है ना। प्रियांशी है, महक है, अर्पित है, प्रिया है,
इनकी कॉपी ग्रुप में चेक करके भेज देंगे। नम्रता की कॉपी तो मैंने यहाँ पे भेज दी, तो नम्रता की कॉपी में मुझे ओवरऑल तरीके से गुड लगा। अगर आप इतना भी लिख पा रहे हो, लगातार इसको कर ले रहे हो, तो आपको बहुत अच्छा मार्किंग होगा। पहला यह है कि हाँ, दूसरा क्वेश्चन कमजोर था आपका, तीसरे क्वेश्चन में आपका थोड़ा अधीरा था, चौथे क्वेश्चन को और भी एक शब्द बेहतर कर सकते हो, पांचवें क्वेश्चन में आप पॉइंट वाइज डाल सकते हो। आपका जो आठवां क्वेश्चन है, आठवां क्वेश्चन को भी मुझे लगता है कि आप थोड़ा सा बेहतर कर सकते हो। ये कुछ कमियां आपको वहां पे देखना चाहिए, बाकी आप अल्टीमेट तरीके से बहुत बेहतर लिख रहे हो, आप लिखते रहो। देखो ये चीजें जो होंगी वो केवल लिखने से ही सीखेंगे, है ना, केवल लिखने से ही। आपके अलावा जो बाकी लोगों ने आज सपने में सोचा कि हम लिखेंगे, उनसे नहीं होगा बेटा। अगर आप पढ़ोगे लिखोगे तो निश्चित मानिए सफलता मिलेगी, क्योंकि जो बात हमने बोला वो हम करवा रहे हैं। जो बात हमने बोला कि भाई हम रोज क्वेश्चन भेजना, रोज कॉपी चेक करेंगे, हर दिन कॉपी चेक करेंगे, रोज पढ़ाएंगे, रोज जो पढ़ाया उसी से। एक क्वेश्चन भी, सिंगल क्वेश्चन ऐसा नहीं होगा जो हम तीनों की क्लास से बाहर गया होगा। क्वेश्चन तो वही था जो हमने पढ़ा है, लेकिन वो क्यों नहीं बन रहा है, कोई नहीं क्यों नहीं लिख रहा है, ये बात सोचना पड़ेगा। यूट्यूब पे खासकर जब क्लास चलती है तो बच्चे बहुत अच्छे से जज करके जाते हैं। ऑनलाइन वालों का काम ही होता है जज करना, है ना, कि वो अपने आप जज करके चले जाएंगे, ये अच्छा पढ़ाता है, ये नहीं पढ़ाता, ये करता है, ये करता है, वो कमेंट पास करते रहेंगे। लेकिन पढ़ना तो आपको है ना, अल्टीमेट मेहनत तो आपको करना, तो मेहनत करो, यानी कि मेहनत करो, बाकी इसको बेहतर तरीके से करते रहो। आज का जो सेशन है इसको अपन यहाँ पे एंड करेंगे। आंसर राइटिंग का सेशन आज अलग होगा। कल अलग होने की वजह से एक दिक्कत आई थी, कल बीच में हमारा 10 से 15 मिनट का ब्रेक हुआ, और उसके बाद क्लासेस में क्या होगा, बीच बीच में बहुत सारा ब्रेक हुआ, तो कल से कल भी नहीं हो पाएगा सर। परसों से ये आंसर राइटिंग सेशन को केवल आधे घंटे का ही रखेंगे, फिर 9 से 10, 10 से 11 में स्लॉट से ही चलेगा। लेकिन अभी क्या हुआ है कि ये दूसरी क्लास का भी समय ले लिया, तो आज हम जो इथिक्स वाली क्लास थी, वो इथिक्स वाली क्लास को अभी नहीं करेंगे, हम सीधे जो एंटरप्रेन्योरशिप वाली क्लास को करेंगे। रीजन बिहाइंड कि आज इसने ज्यादा समय ले लिया, लेकिन समय क्यों लिया, क्योंकि मुझे आपकी समझ बढ़ानी थी, तो आंसर राइटिंग में समझ बढ़ानी थी। आज हम नीति शास्त्र पे सीधे आ रहे हैं, और नीति शास्त्र की जगह एथिक्स पे सीधे आ रहे हैं। 5 मिनट के बाद आपको एथिक्स की क्लास में दोबारा से मिलेंगे, वहां पे अपन इसको कंटिन्यू करेंगे। तो आप सभी का अभी बहुत बहुत धन्यवाद। कोई कमेंट हो तो आप मुझे कोई कमेंट कर दीजिए, कोई भी चीजें आपको लगता है, मैंने तो आपको कमेंट किया, आपको बुरा भी लगा होगा, हो सकता है, लेकिन आपको भी अगर कोई कमेंट मुझसे करना है तो आप मुझे बताइए। लेकिन मैं केवल इसलिए बोल रहा हूँ बेटा कि आप यहाँ पे क्या करें, चीजों को बेहतर कर लें, कहीं पे भी कोई भी गलती आ रही हो तो उसको सुधार लें, ये आपको लिए वो है ना। ठीक है, अब किसी का कोई कमेंट हो। चलिए बेटा, ठीक है, तो इसको एंड करते हैं बेटा, है ना, इसको अभी एंड करते हैं। बाकी आप सब मेहनत करते रहिए, कहीं पे भी कोई भी समस्या आए तो आप जरूर कॉल करिए।